नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का क्लोजिंग कॉल्स में। मैं हूं प्रियंका उपला और मेरे साथ हैं अजय। तो बाजार तो बिल्कुल लैकलस्टर है। इनफैक्ट एक छोटी रेंज में कारोबार कर रहा है निफ्टी। बैंक निफ्टी भी 43,600 के पास है आज एक्शन, लेकिन आपको मिड कैप और स्मॉल कैप स्पेस में काफी दिख रहा है। कुछ पॉकेट्स हैं जहां अच्छा एक्शन दिख रहा है, लेकिन इसके मायने क्या है? 43 अब क्या, गुड आफ्टरनून अजय, ये 18,600 के पास तो है, 17 के पास तो है, लेकिन क्या बड़ा रेजिस्टेंस बन गया है? क्या 2-3 दिन से क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं? देखिए ऐसा है कि जैसे जो हमने रेंज सुबह बताई थी, बाजार ऐसे बिहेव करता हुआ नजर आया। दो अलग बातें हैं। एक तो ये कि हम काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट लेवल पे हैं। 18,660-70 जो जोन है जहाँ से आज हम देखिए वहीं पर सपोर्ट लाइन के आसपास घूमता हुआ नजर आया। तो ये बात हो गई निफ्टी की। बैंक निफ्टी आज थोड़ा ज़्यादा लैकलस्टर है। बैंक निफ्टी को लेके आइए। इनफैक्ट हाईएस्ट पॉइंट इन द डे आज पहले 1 घंटे में बैंक निफ्टी बन गया था, आधे घंटे में ही बन गया था, उसके बाद से नीचे 43,500-600 सपोर्ट जोन पे। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी सपोर्ट जोन पे हैं, ये मैटर हो गई बात। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बाजार बहुत बोरिंग है। बाजार में बहुत एक्शन हो रहा है। स्टॉक स्पेसिफिक आप देखिए स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन है और ब्रॉडर मार्केट में बहुत एक्शन है। इंश्योरेंस स्टॉक्स में बहुत तेजी चल रही है। मैंने आपको बताया था कि बाजार में डिफेंसिव की तरह झुक रहा है। निफ्टी ये आपकी फार्मा इंडेक्स और आईटी इंडेक्स डेज हाई की तरफ है। जबरदस्त मिड स्मॉल लार्ज कोई भी आप फार्मा स्टॉक पकड़िए, आज अच्छा गेंस आपको नजर आ रहा है। आईटी में अच्छी बाइंग चल रही है। देखिए डेज हाई पे है फार्मा इंडेक्स, आईटी इंडेक्स पे लेके आइए, डेज हाई करीब है। ब्रॉडर मार्केट में देखिए आप ठेकेदारी वाले स्टॉक्स हमने सुबह आपको बताए थे, एचजी इंफ्रा, कैपेसिटी, सब में गेंस हैं। और आप देखिए कि ऑटो स्टॉक्स में एक सेकेंड राउंड की तेजी शुरू हो गई है, चाहे वो हीरो हो, एस्कॉर्ट्स हो, कोई भी हो। तो बाजार में बैंक्स को छोड़ के और सेलेक्ट इंडेक्स के हैवीवेट्स को छोड़ के, रिलायंस वगैरह जो एकदम कमज़ोर हैं, ऑटो मजबूत है। इंश्योरेंस स्टॉक्स में अच्छी तेज़ी आ गई है। इनफैक्ट पिछले हफ्ते की तेज़ी है, आज कैरी ऑन कर रही है। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ की खबर की वजह से आप देखिए मोतीलाल ओसवाल, एंजल ब्रोकिंग, सब में बाइंग आ गई है। और ये सब तब हो रहा है, रिलायंस ड्रैग कर रहा है बाजार को, उसके बावजूद बाजार घट नहीं रहा है। तो ये बहुत अच्छा साइन है। इनफैक्ट आज आईटीसी 450 का लेवल 451 का लेवल दोबारा मार के आया है। तो बाजार मेरे को लगता है कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। सिर्फ इंडेक्स ट्रेडर्स को कहीं ना कहीं दिक्कत हो रही है कि बहुत क्लियर ब्रेकआउट अभी निफ्टी और बैंक निफ्टी में नहीं है। तो आपको अपनी स्ट्रेटेजी स्टॉक स्पेसिफिक करनी पड़ेगी। अगर आप कंपल्सिव इंडेक्स ट्रेडर है तो दिक्कत है, क्योंकि बहुत नैरो रेंज है, कोई ट्रेंडी नहीं है, कोई ट्रेंडी नहीं है। इंडेक्स मैनेज हो रहा है, किसी दिन फार्मा चल रहा है, किसी दिन बैंक्स एंड फाइनेंस चल रहा है, आज फार्मा ने संभाला हुआ है। इनफैक्ट अगर आप देखिए 3-4 दिन से रिलायंस के बिना चले बाजार बहुत जोर से घट नहीं रहा है। तो आपको पॉकेट ढूंढनी पड़ेगी अच्छे ट्रिगर्स वाली, वहां पे तेजी आएगी। उसी तरह की बाजार आपको आज हो रहा है। अविनाश है हमारे साथ लक्ष्य भी हैं और भी हमारे पैनलिस्ट, और श्रीकांत चौहान भी है। ओके, श्रीकांत जी भी है। बहुत पैनल तैयार है, पूरा पैनल तैयार है। स्टार्ट करते हैं लक्ष्य के साथ। ये बताइए लक्ष्य बाबू कि अभी निफ्टी बैंक निफ्टी पे क्या लक्ष्य रखा हुआ है आपने? ये अपना लक्ष्य आपने बदल के स्टॉक स्पेसिफिक कर लिया है। थैंक यू अजय जी। फिलहाल थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि पेशेंस टेस्टिंग चल रही है और ऐसे फेज जो है मार्केट के 1 से 1.5 महीने मार्केट कहीं ना जाए, बहुत रेयरली होता है। और कहीं ना जाए फिर भी ठीक है, उसके बाद भी थोड़ा सा ऑप्शन सेलर को कुछ अच्छा बेनिफिट मिले, ऑप्शन बायर को मिले, यहाँ पे कुछ नहीं मिल रहा है किसी को। और बहुत ही नैरो रेंज में है मार्केट, विक्स बहुत कम है, तो प्रीमियम्स भी बहुत ज्यादा नहीं मिल रहे हैं ऑप्शन सेलर्स को। तो ये एक बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग फेज है। प्लस एट द सेम टाइम अगर आप स्टॉक में हो तो ऐसा हो रहा है कि जो सेक्टर आज मजबूत है वो कल अचानक से प्रॉफिट बुकिंग दिखाता है, तो आपको कैरी फॉरवर्ड ट्रेड्स नहीं मिल रही हैं, क्योंकि इंडेक्स में आपने देखा कहीं नहीं जा रहा है, कहीं भी नहीं जा रहा है। अगर इंडेक्स 2-3 दिन भागेगा तो जो स्ट्रेंथ वाला पॉकेट है वो अगले दिन भी थोड़ा सा स्ट्रेंथ दिखाएगा, राइट। और यहाँ पे बिल्कुल भी वैसा नहीं हो रहा है। तो इट्स वेरी फ्रस्ट्रेटिंग एंड टाइम, कहते हैं ना कि जो ऑप्शन बायर है वो ऐसे भी इम्पेशेंट होता है, और इस मार्केट में तो वो बिल्कुल ही आई थिंक क्विट करने वाली फेज में पहुंच गया होगा। लक्ष्य आपकी ये चेयर है, ये वो आजकल एक चेयर चली है जो सुपर कार्स वाली चेयर होती है, बट वो कार में नहीं घर में बैठी हुई, वही वाली चेयर है क्या? क्योंकि आप सुपर ट्रेडर भी हैं। गेमिंग चेयर, करेक्ट। देखो हम भी नई चीजों पे नजर रखते हैं। गेमिंग चेयर ये जो है वैसी ही चेयर है। ये जो है एकदम स्नग फिट। अच्छा, स्नग फिट जैसे आपने सुपर कार्स देखी हैं, उनकी जो चेयर होती है, जो गाड़ी की चेयर होती है, वो बहुत कोई लैविश नहीं होती है, बहुत छोटी सी, बहुत स्नग एकदम। तो ये गेमिंग चेयर है। इसलिए तो नहीं रखी लक्ष्य ने, क्योंकि बोरिंग बाजार इतना बोरिंग बीच में हो जाता है, तो बीच में 1-2 राउंड गेम्स के हो जाए, हो सकता है। वैसे तो बाजार का भी गेमिफिकेशन हो गया है। श्रीकांत जी इस बात से इत्तेफाक रखेंगे, और ये कोविड से बाजार का गेमिफिकेशन हो गया है। तभी तो डेली बढ़िया 4-5% रिटर्न वाले ऑप्शन ट्रेडर्स ही बहुत से आ गए, जिनकी उम्मीद ये रहती है कि डेली कमाए।
लेकिन क्या लेवल्स टू वॉच आउट फॉर आपके हिसाब से, श्रीकांत जी? या गुड आफ्टरनून अजय जी। सी अगर कोविड के बाद का अगर मार्केट देखे तो जो वॉलेटिलिटी हमने देखी थी मार्केट में, अब जब ये वॉलेटिलिटी और कम होते जा रही है तो काफी बोरिंग सा सीन हमें लग रहा है। बट मुझे लगता है कि यस, मार्केट में शायद थोड़ा और इसी रेंज में थोड़ा मार्केट को ट्रेड करते हुए देखेंगे। बट जैसे फॉर्मेशन बने हैं, टेक्निकल फॉर्मेशन, मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म में मार्केट ओवरसोल्ड है, एक रिबाउंड आ सकता है और इवेंचुअली मुझे लगता है कि एक बार मार्केट 18,500 या 450 के लेवल्स रिटेस्ट कर सकता है। तो करेक्शन के लिए मार्केट ड्यू है, लेकिन बिकॉज की फ्राइडे के दिन काफी गिरा था मार्केट, आज के दिन में भी स्लगिश है, तो शायद एक रिबाउंड अगर हमें देखने मिले तो शायद 18,750 के लेवल्स देख सकते हैं। लेकिन और हायर लेवल्स हमें लगता है कि कुछ शॉर्ट की पोजीशंस बनाई जा सकती है और करंट लेवल से हमें लगता है कि अगर मार्केट अगर 18,630 के लेवल्स को तोड़ता है तो फिर मार्केट में एक ट्रेंडिंग सेल ऑफ की शुरुआत होगी, जो मार्केट को वेरी शॉर्ट टर्म में 18,450 तक लेके जा सकती है। ठीक है, तो शॉर्ट टर्म में ओवरसोल्ड तो है मार्केट, श्रीकांत भी कह रहे हैं और लक्ष्य का भी कहना है कि ऑप्शन बायर के लिए तो ये मार्केट काफी फ्रस्ट्रेटिंग है, लेकिन फंडामेंटल आउटलुक क्या है अविनाश जी से जानते हैं। और अविनाश जी, अहेड ऑफ द कर्व आज सुबह भी हम बात कर रहे थे कि मिड कैप स्मॉल कैप में एक्शन तो आज हम देख रहे हैं, लेकिन शुक्रवार को ही टीना स्वदेश ने अपने स्पेशल में स्मॉल कैप का जिक्र किया था और वहां जब हम खास पेशकश कर रहे थे, आप हमारे साथ जुड़े भी थे। मिड कैप इंडेक्स देखिए करीब 200 अंकों की मजबूती दिखाते हुए, ब्रॉडर इंडेक्सेस में जिस तरह की चाल है, बाजार मौके तो दे रहा है, क्या कहेंगे आप? नहीं, बिल्कुल मानसी, आपने सही कहा कि स्मॉल कैप मिड कैप में मेरे ख्याल से एक्टिविटी काफी स्ट्रांग है। इनफैक्ट फ्राइडे को हमने थोड़ा एक मिड कैप में भी सेल ऑफ देखने को मिला था, लेकिन मुझे लग रहा है कि मिड कैप में अभी भी काफी अच्छे मौके हैं, स्पेशली मीडियम साइज जो सीमेंट कंपनियां है, ऑटो कंपोनेंट्स है, रियल एस्टेट है, कैपिटल गुड्स है। तो मुझे लग रहा है कि देखिए, गिने चुने अगर स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच लेके काम करे तो ये मार्केट जो श्रीकांत को या दूसरे एक पैनलिस्ट को बोरिंग लग रहा है या फ्रस्ट्रेटिंग लग रहा है, हमारे फंडामेंटल एनालिस्ट के लिए तो ये बहुत अच्छा मार्केट है, क्योंकि ऐसे मार्केट्स में खरीदने के मौके बनते हैं। मेरे ख्याल से मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए आप आराम से अपनी पोजीशंस बिल्ड कर सकते हो, क्योंकि नॉर्मली फंडामेंटल एनालिस्ट का प्रॉब्लम यही होता है कि मार्केट बहुत जल्दी ऊपर जाते हैं तो खरीदने के मौके मिलते नहीं। तो मैं समझता हूँ कि अभी भी मौके अच्छे हैं। मुझे लग रहा है कि जो जून के क्वार्टर के नंबर आएंगे जुलाई में, एडवांस टैक्स के नंबर तो हमने सभी ने देखे। मेरे ख्याल से ये क्वार्टर भी बहुत तगड़ा क्वार्टर आना चाहिए और मार्केट पॉसिबली मंथ एंड के बाद अभी वापस Q1 के नंबर्स डिस्काउंट करना चालू करेगी। तो स्टॉक स्पेसिफिक मेरे ख्याल से काफी अच्छे मौके बनेंगे। मेरे ख्याल से थोड़ा सा पेशेंस और कन्विक्शन चाहिए, और मार्केट को आप इंडेक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मत देखिए, बट स्टॉक स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, क्योंकि मिड कैप स्मॉल कैप में फ्रैंकली इंडेक्स का कोई लेना देना होता नहीं है। ये अपने नंबर्स और डेटा पॉइंट्स के दम के ऊपर ही आगे रिलेट होते हैं। ओके फाइन, ठीक है, ऑलराइट। कुछ स्टॉक्स भी समझ लेते हैं आप कि ट्रेड करना कहाँ चाहिए। ठीक है, रेंज बाउंड है मूव्स, लेकिन जिस तरह की पॉकेट्स, एफएमसीजी पूरी डिफेंसिव पॉकेट इतनी अट्रैक्टिव है इस वक्त, एफएमसीजी हो, कंजम्पशन बेस्ड स्टॉक्स हो, इंश्योरेंस स्टॉक्स हो, अभी आप बेट्स कहाँ देख रहे हैं लक्ष्य? फिलहाल मेरे जो पिक्स हैं उसमें ऑटो में थोड़ा सा मैं बुलिश हूँ, तो टाटा मोटर्स मेरा जो पिक है 565 लेवल है। मुझे लगता है अगर 557 के स्टॉप लॉस से इसको बाय करें तो ये 575 585 तक जा सकता है। उसके अलावा महिंद्रा महिंद्रा भी बुलिश है, बट इसमें कोई स्पेसिफिक लेवल्स में वॉच नहीं कर रहा हूँ बिकॉज इट्स वेरी स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर। कुछ सेल है, जैसे आईसीआईसीआई बैंक का मेरा सेल है, अगर इसको स्टॉप लॉस 934 लगाएं, टारगेट 916 911 तक के दिख सकते हैं। उसके अलावा एचडीएफसी बैंक भी सेल है, ऑलरेडी इसमें काफी बाउंस आ चुका है पिछले 3-4 दिनों में, तो मुझे लगता है कि स्टॉप लॉस 1642 के लेकर अगर इसको सेल अटेम्प्ट करें तो 1604 1590 तक के लेवल्स दिख सकते हैं। इसमें मर्जर का भी थोड़ा सा ओवरहैंग रहेगा, जो स्टेक इसमें थोड़ा सा लोगों को जो 10% के अंदर इसका स्टेक लाना है म्यूचुअल फंड्स को, और इनको जो टाइम दिया गया है 30 डेज का, तो उसका भी थोड़ा ओवरहैंग रहेगा हर बाउंस में। मुझे लगता है कि इसमें सेलिंग मिलेगी। उसके अलावा बैंक निफ्टी में 43,800 का अगर स्टॉप लॉस लेके पोजिशनल कोई यहाँ से शॉर्ट करना चाहता है तो बेटर ऑप्शन तो यही होगा, ऑप्शन बाय ना करें, ऑप्शन सेल करें या फ्यूचर में ट्रेड करें। लेकिन जो
लेकिन पता है मुझे कि ज्यादातर ऑप्शन बायर है, तो ऑप्शन बायर के लिए 43,500 का लेवल है, उसके नीचे हम जाएंगे तो बहुत अच्छा मोमेंटम मिलेगा डाउन साइड का, तो उसका वेट कर लें अगर ऑप्शन बायर है। लेकिन सेलर है तो उसको एक स्टॉप लॉस 43,800 का लेके कॉल सेलिंग कर सकता है। तो ऑटो में थोड़ा सा बुलिश स्ट्रक्चर है, 1 से 2% ऊपर का, और बैंक्स में और रिलायंस में सेलिंग के मौके हैं। ठीक है लक्ष्य, एक बात बताइए, श्री सीमेंट्स आज 10% गिरा था सुबह। हमने सुबह भी इस पे हमारे पैनलिस्ट ने ये राय दी कि अगर आप थोड़ा पोजिशनल व्यू लें 1 महीना 1.5 महीने का या और से बियॉन्ड, तो ये लेने वाला भाव है। तब तक मॉनसून का भी पीक हो चुका होगा और भाव आपको नीचे मिल रहा है। आज लोएस्ट पॉइंट से 22,600 के पॉइंट से ये 23,500 पे आ चुका है। यहाँ से मुझे पोजिशनल बेट लेनी है तो मैं क्या ऑप्शन लूँ? या मैं कैश में खरीद लूँ 23,500 पे, ऑप्शन लूँ मैं 24,000 या 25,000 का, या नेकेड फ्यूचर लेके छोटी पोजीशन राइड करूं एक या 2 सीरीज के लिए, क्या बेटर रहेगा? देखिए मुझे रीजन तो नहीं पता क्यों गिरा है, लेकिन जो इसका कैंडल स्ट्रक्चर है वो काफी बड़ा है, डेली टाइम फ्रेम में काफी बड़ा फॉल आया है। लेकिन जिस एरिया में हम हैं 22,200-300 पे काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट भी रहता है। तो ये शॉर्ट टर्म में तो हम नहीं कह सकते कि इसमें ट्रेड लेना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी आज का बाउंस तो काफी लो लेवल से आ चुका है। बट मुझे लगता है एक बार और ये अटेम्प्ट करेगा, क्योंकि जो लोग फंस चुके हैं वो लोग बाउंस पे निकलेंगे। तो दोबारा मुझे लगता है एक बार 22,200 के आसपास जाए, वहां पे आप थोड़ा सा फ्यूचर्स में या फिर ऑप्शन में अटेम्प्ट कर सकते हैं। लेकिन अभी मुझे लगता है एक बार और ये रिटेस्टिंग हो सकती है लोअर लेवल की। इनफैक्ट यही चीज एग्जैक्टली हीरो मोटो में भी हुई थी। हाँ पर रिकवर हुआ है, 10 से 6 रह गया सिर्फ। नहीं देखिए इस तरह की चीज़ें ना, जब आपको छोटी मोटी इनकम टैक्स की कोई बहुत ही कैटास्ट्रोफिक जिससे बिजनेस मॉडल तहस नहस हो जाएगा कंपनी का, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। करेक्ट। हीरो मोटो को आप 1 महीने का चार्ट दिखाइए, बॉटम बना था उस दिन, आपको याद होगा। हाँ अभी थर्ड पार्टी इंश्योरेंस वाला आया। करेक्ट, हाँ, करेक्ट। याद है? उसके बाद से उसके बाद से प्रेशर है उस पे। देखिए हाँ। हीरो मोटो वहां से 100 रुपए चल चुका है। तो ऐसे टाइम आपको अक्यूमुलेट करने के एक्चुअली होते हैं। 2745 से 2850 तो क्या श्री सीमेंट ऐसा हो सकता है? शायद हो हाँ सकता दिन है। में ही मिला ना, सुबह 10% के आसपास। वो तो हाँ, वो एक ट्रेड था। हाँ, एक लेग ऑफ द ट्रेड हो एक गया। मिला, हाँ। अब आप जो है थोड़ा कैरी करना चाहें या ये अच्छा समय, क्योंकि इस समय पे ना प्रेशर रहता है शिवेंट स्टॉक्स में पूरे मॉनसून टाइप में, Right. तो थोड़ा लें, उसके बाद थोड़ा और घटे तो शायद स्टैगर्ड मैनर में Staggered शायद। तो चलिए इस स्पेस पर सीमेंट पर ही नजर रहेगी, और श्री सीमेंट तो हम देख ही रहे हैं, इस पर आपको टेक्निकल कॉल भी दी। लेकिन इस बीच श्रीकांत, ये कमर्शियल व्हीकल स्पेस जो है काफी अच्छा चल रहा है, ऑटो एंसिलरी की चाल हम देख रहे हैं काफी मजबूती दिखा रही है। आपके ट्रेडिंग आइडियाज आज के जो हैं उसमें भी ये सेगमेंट से जुड़े स्टॉक्स हैं क्या? श्रीकांत प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। करेक्ट। या मानसी, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। बिल्कुल, देखिए अगर ऑटो स्पेस में देखा जाए तो काफी हलचल है, और मोस्ट ऑफ द टाइम जब मंथ क्लोजिंग के पीरियड में एंटर होता है, तब मोस्ट ऑफ द टाइम हम ऑटो कंपनीज में या सीमेंट कंपनीज में एक्टिविटी देखते हैं जो मंथली नंबर्स ये फ्लैश करते हैं। तो उसी वजह से हमें लगता है कि उन पर्टिकुलर सेक्टर्स के ऊपर फोकस करना चाहिए, और अशोक लीलैंड अगर देखा जाए तो उसमें से बिल्कुल एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है जिसे लॉन्ग करके चल सकता है, जो 164.25 के करीब ट्रेड कर रहा है। ये स्टॉक हमें लगता है कि वापस एक बार 175 से लेकर 180 तक के लेवल्स दिखा सकता है। अगर मैं करंट लेवल से अगर इसे लॉन्ग करता हूं तो 159 का स्टॉप लॉस रखें। साथ ही साथ मुझे लगता है कि अगर इस पर्टिकुलर मार्केट में कुछ शॉर्ट के अगर आइडियाज अगर हम फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, तो पीएसयू बैंक्स में एक वीकनेस बना हुआ है, और वहां पे हम पंजाब नेशनल बैंक जो 50 रुपए 25 के करीब ट्रेड कर रहा है, इसे शॉर्ट करके चले। और स्टॉप लॉस हम रखेंगे 51.25 का, यानी 1 रुपए का स्टॉप लॉस रखें। टारगेट्स नजर आते हैं 47 रुपीज के, यानी कि यहाँ से 3 रुपए तक का करेक्शन इसमें हो सकता है। तो ओवरऑल कुछ बैंक्स को शॉर्ट करें, कुछ ऑटोज को लॉन्ग करें, और जैसे सीमेंट की भी बात हो रही थी, मुझे लगता है कि श्री सीमेंट में जो न्यूज फ्लो आया है, एक इट इज वेरी डिफिकल्ट टू से, वो न्यूज फ्लो अभी तक अनसर्टन है। तो जब तक उसमें सर्टेनिटी नहीं आती, जब तक क्लैरिटी नहीं आती, तब तक मुझे लगता है कि इट इज बेटर टू स्टे। ठीक है, ये तो हो गए, कुछ और स्टॉक के बारे में बात कर लेते हैं। थोड़ी देर में एक आपको एक्सक्लूसिव स्टोरी भी हम आपके लिए लेके आएंगे एनबीएफसी स्पेस से। लेकिन उससे पहले अविनाश, कैपेसिटी को देखिए ज़रा, 6% ऊपर है आज। इसमें ब्लॉक्स हुए थे, कुछ बड़े बड़े दिग्गज इन्वेस्टर्स ने उस ब्लॉक्स में माल लिया था। उसके बाद हमने देखा है कि ये हर्ष इंजीनियर्स, बहुत सारे स्टॉक्स ठेकेदारी वाले चल रहे हैं।
आपको कोई स्टॉक पसंद है इसके अंदर? अजय, हर्षा इंजीनियर्स हमको काफी पसंद है क्योंकि देखिए दो इम्पोर्टेंट सेक्टर्स में ये काम करते हैं। एक तो बेरिंग सेक्टर है और दूसरा सोलर सेक्टर है। बेरिंग्स में ये बेरिंग केज हाउसिंग बनाते हैं जो सारे बेरिंग कंपनीज को ये सप्लाई करते हैं, जैसे कि एसकेएफ है, शैफलर है। मुझे लग रहा है कि देखिए बहुत समय तक ये स्टॉक अंडर परफॉर्म कर रहा था, लेकिन अभी होपफुली कमोडिटी के प्राइसेस यानी रॉ मटेरियल के प्राइसेस भी कम हो चुके हैं। प्लस जिस प्रकार से बेरिंग कंपनीज अपने नतीजे दिखा रहे हैं, प्लस जिस प्रकार से कैपेक्स बेरिंग कंपनीज कर रही है, अनुमान है कि इनके लिए भी वॉल्यूम ग्रोथ और वैल्यू ग्रोथ का एक बेनिफिट इनको मिलेगा। हालांकि स्टॉक थोड़ा सा चल चुका है, बट मेरे ख्याल से अगला साल डेफिनेटली विल बी सिग्निफिकेंटली बेटर, दैट इज FY24 कम से कम प्रीवियस ईयर के हिसाब से अर्निंग्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा ग्रोथ दिखा सकता है। तो हर्षा इंजीनियरिंग कैन बी अ गुड पिक। आई थिंक ऐसे बाजार में मुझे लग रहा है कि ऐसे क्वालिटी स्टॉक्स पे आपको फोकस करना है जहां पे रिस्क रिवॉर्ड आपके फेवर में और अर्निंग्स ग्रोथ कम से कम 18-20% कंफर्टेबली अगले 1-2 साल के लिए आएगी। ओके, ठीक है। 18 से 20% तक की आपको कंफर्टेबल ग्रोथ ऐसे स्टॉक्स पे दिखती है। हर्षा इंजीनियर, इस पूरे स्पेस पर एक अच्छी मूव आज बनी हुई है, ठीक है। लेकिन इस बीच एक और स्टॉक है जिसमें एक अच्छी मूव बनी है और वो स्टॉक है AB कैपिटल का। इससे जुड़ी एक बड़ी खबर अब हमारे साथ शरल लेकर आ रही है। ये पहले पूरी खबर समझते हैं, फिर स्टॉक को डिस्कस करेंगे। शरल, बताएं क्या डिटेल्स हैं आपके पास? थैंक यू प्रियंका। अगर हम सूत्रों के हवाले से हमें ये खबर मिली है कि AB कैपिटल इस हफ्ते उनका 3000 करोड़ रुपए का IPO खुल सकता है, लॉन्च हो सकता है इस हफ्ते। हमें ये सूत्रों के हवाले से खबर मिली है। उन्होंने और हमारे सूत्र ये भी कहते हैं कि AB कैपिटल की 5 से 7% हिस्सेदारी बेचने की योजना भी हो सकती है। हमने देखा है कि सेवरल सॉवरेन फंड्स जो है, आडिया एक नाम है जो इसमें बहुत इंटरेस्टेड है QIP में पार्टिसिपेट करने के लिए। हम ये भी जानते हैं कि मई 11 को कंपनी ने अप्रूवल दी थी 3000 करोड़ रुपए जुटाने के लिए और हमारे सोर्सेज ने ये कहा है कि इस हफ्ते वो AB कैपिटल की QIP लॉन्च हो सकती है। QIP लॉन्च होने की खबर लेकर आई है शरल, 3000 करोड़ का। देखिए, इसमें काफ़ी इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट है और जब से वर्षा मूल्य जो फॉर्मर ICICI बैंक की हेड AB कैपिटल की हेड बन के आई हैं, हालांकि वो मीडिया से बात नहीं कर रही हैं, लेकिन तो हुआ है वहाँ पे काफ़ी अटेम्प्ट हो रहा है टर्न अराउंड का। बहुत शानदार तरीके से एक स्टोरी बन रही है और इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट बहुत अच्छा है। तो मुझे लगता है कि इस पेपर में लोगों की रुचि आएगी। शेरिल, बहुत बहुत शुक्रिया। आपका डेब्यू न्यूज़ ब्रेक था 18 स्वदेश पे। शेरिल डिसूजा, आप देखते हैं उनको 18 पे दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी करती हैं बहुत सारी, बहुत हमारी होनहार मेंबर हैं और अब न्यूज़ ब्रेक्स भी आज से मिलने शुरू कर दिए, तो वॉच आउट करिए। ये थी शेरिल डिसूजा, AB कैपिटल शेयर। मैं डिस्कस करना चाहूँ, चार्ट लेके आई डायरेक्टर साहब। इस हफ्ते बड़ा QIP, अच्छा इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है और वहाँ पे एक बहुत ही होनहार मैनेजमेंट अपना लेगेसी उन्होंने बहुत ही स्ट्रॉन्ग लेगेसी दिखाई है ICICI बैंक में। अब यहाँ पे कुछ अटेम्प्ट हो रहा है बिल्डअप करने का सॉलिड तरीके से। AB कैपिटल में बेट करना चाहिए क्या? अविनाश, आप पहले फंडामेंटल्स पे देख के बताएं, ये वैल्यूएशन वाइज दूसरी बड़ी NBFCs या कई सारी NBFCs से वैल्यूएशन इसके कैसे दिखते हैं? नहीं, इनफैक्ट अजय, वैल्यूएशन की अगर हम बात करें तो पहले तो इनका जो बिजनेस स्ट्रक्चर है वो बहुत ही स्ट्रांग है, क्योंकि बेसिकली सारे बिजनेसेस जो है वो बेसिकली आदित्य बिरला कैपिटल में हाउस्ड है, जैसे कि इनका म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस बिजनेस, ARC बिजनेस, ब्रोकिंग बिजनेस। मुझे लग रहा है कि जो QIP लाने की बात कर रहे हैं, अगर डाइल्यूशन ज़्यादा होता नहीं और इनको अच्छी प्राइस मिलती है तो डेफिनेटली ग्रोथ कैपिटल के लिए डेफिनेटली बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स काफ़ी इसको अवेट कर रहे थे, काफ़ी इंटरेस्टेड है। नंबर्स की बात करें तो मुझे लग रहा है कि जो चौथी तिमाही का नंबर था 5 क्वार्टर का, बहुत ही दमदार नंबर कंपनी ने डिक्लेयर किया है। मैनेजमेंट की कमेंट्री भी बहुत स्ट्रांग थी। मुझे लग रहा है कि अभी कंपनी क्लियरली ग्रोथ मोमेंटम पे आ चुकी है और FY24 में हमको लग रहा है कि नॉट ओनली डिसबर्समेंट्स बट जो फोकस उन्होंने किया है क्लियरली ऑन इमर्जिंग मार्केट सेगमेंट, वहाँ पे उनको मदद मिलेगी। मेरे ख्याल से नंबर्स तो डेफिनेटली अच्छे आएंगे, बट होपफुली ये फंड रेजिंग होती है, बड़े इन्वेस्टर्स यहाँ पे एंट्री करते हैं, तो जो शेयर होल्डिंग प्रोफाइल है उसमें काफ़ी बदलाव आएंगे, मार्केट्स इसको काफ़ी पॉजिटिवली देखेगा। तो डेफिनेटली इस लेवल पे अच्छा रिस्क रिवॉर्ड बन सकता है। हमको लग रहा है इवन करंट लेवल्स पे किसी को अगर खरीदना है लंबी अवधि के लिए तो अच्छा विकल्प बन सकता है, प्रोवाइडेड आपके पास कम से कम साल 1.5 साल है। ओके, 1 साल तक का नजरिया लंबी अवधि के लिए भी कैपिटल पर निवेश किया जा सकता है, ये राय अविनाश जी की तरफ से आती हुई। लेकिन श्रीकांत, ये मिड कैप प्लेज में जहां अच्छा एक्शन हम देख रहे हैं, सिविल कंस्ट्रक्शन स्पेस है जो कि मिड कैप में लगातार चल भी रहा है,
मिड कैप रियल एस्टेट भी चल रहा है। सिविल कंस्ट्रक्शन से ही जुड़ी एक कंपनी कैपेसिटी इंफ्रा, कंपनी को करीब 450 करोड़ के ऑर्डर्स मिले हैं एनसीआर में रेजिडेंशियल और कमर्शियल टावर्स बनाने के लिए, और स्टॉक प्राइस आप करीब 6% की तेजी के साथ आज देखेंगे 203 तक ये गया है आज ही के सत्र में, ऑलमोस्ट 6% के मूव्स कैपेसिटी इंफ्रा। बिल्कुल, तो अगर कैपेसाइट इंफ्रा को अगर देखें तो वहां पे जो फॉर्मेशन बना है वो काफी एक स्ट्रॉन्ग फॉर्मेशन है, और स्टॉक एक ट्रेंड के अंदर एंटर हो चुका है। तो ट्रेंडिंग एक्टिविटी में हमें लगता है कि ये स्टॉक ग्रेजुअली एक बार 250 से लेकर शायद 260 के भी लेवल्स दिखा सकता है। काफी स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है, और मल्टीपल टाइम्स इसने हायर टॉप हायर बॉटम की सीरीज भी रिज्यूम की है। हाल ही में भी शुक्रवार के दिन इसमें करेक्शन हुआ था, आज वापस रैली बनी है, तो मुझे लगता है करंट लेवल से भी इसमें लॉन्ग पोजीशंस बनाई जा सकती है। स्टॉप लॉस यहाँ पे रखना पड़ेगा हमें 185 रुपीज का। इमीडिएट बेसिस पे टारगेट्स नजर आते हैं 220 के, और इवेंचुअली लगता है 250 रुपए की टारगेट्स अचीव होने चाहिए। इनफैक्ट ये सारे स्टॉक्स पे आप नज़र बना के रखिए, मैं आपको एक लिस्ट बना देता हूँ। कोई और भी स्टॉक्स, अविनाश ने ऑलरेडी बात कर ली इस बारे में, कैपेसिटी में ब्लॉक्स हुए, हर्षा इंजीनियर अविनाश ने ये बात की थी, बट इसके अलावा हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन में एक फंड रेजिंग की बोर्ड मीट हो सकती है कुछ दिनों में, बड़े दिग्गज लोग इसको इंटरेस्ट लेते हुए नजर आ रहे हैं। हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन HCC, PSP प्रोजेक्ट्स आपने ऑलरेडी देखा ही है। नागोजना कंस्ट्रक्शन NCC रिकवर हो गया, वो जो फॉल आया था वो HCC 8%, क्या बात है। BL कश्यप के चार्ट को लेके आइए, 38 वाला 45-46 ऑलरेडी टच करता हुआ नजर आ रहा है, उसके बाद से नीचे आ गया। आज का हाई कितना है? 45। BL कश्यप क्या मौका दे रहा है? लक्ष्य जरा चेक करके बताइए चार्ट्स इसके। देखिए मौका तो अच्छा दे रहा है, यहाँ से अभी और अपसाइड बन सकता है। मैंने HCC खोला हुआ था, जस्ट अ मोमेंट, कंपैरेटिव चार्ट था वो। HCC भी 8-9% ऊपर है जी। हाँ बताइए लक्ष्य। सो करेंटली आई थिंक BL कश्यप में अपसाइड तो थोड़ा सा और बन सकता है, अप्रोक्सीमेटली 4 to 5% का यहाँ पे, बट अभी थोड़ा डल है। तो HCC मुझे ज्यादा अच्छा कैंडिडेट लग रहा है, अगर आप बोले कंपैरेटिवली। तो अगर किसी को लॉन्ग करना है वहां पे कर सकते हैं, चार्ट्स आर वेरी गुड। मुझे लगता है यहाँ पे आपको फिर से 24 तक के लेवल दिख सकते हैं, जिस तरीके के स्ट्रक्चर्स हैं यहाँ पे, तो काफी बड़ा अपसाइड है यहाँ पे HCC में। HCC में 24 के लेवल्स HCC पे हम बात करें, जो आज 8-8.5% के ऑलरेडी तेजी में है। ठीक है, ऑलराइट, कुछ और स्टॉक्स भी देखते हैं जहां पर अच्छी मूव है, क्योंकि आज हमने देखा फार्मा और ऑटो की, आपने थोड़ी देर पहले भी बात की। ऑटो में मारुति में फिर से क्या एक रिन्यूड इंटरेस्ट दिख रहा है क्या? श्रीकांत, आप लेंगे मारुति पे बेट? बिल्कुल, अगर मारुति की अगर बात की जाए तो मुझे लगता है कि यहाँ पे भी जो फॉर्मेशंस है वो काफी प्रॉमिसिंग फॉर्मेशंस बन रहे हैं। मल्टीपल टाइम्स स्टॉक में जितनी भी बार करेक्शन हुआ है उसके बाद की जो रिकवरी है वो ऑलवेज फास्टर देन द ओवरऑल पेस ऑफ फॉल। आज की जो रिकवरी है वो इनफैक्ट देखा जाए तो एक मॉनसून का भी रीजन है, जिसके पीछे भी मैंने कई बार देखा है कि अगर मॉनसून अगर अच्छी तरीके से अगर प्रोग्रेस अगर होने लगता है तो स्पेशली ऑटो में मारुति में अच्छी तेजी हम देखते हैं। और करंट लेवल्स जो 9490 के करीब अभी ये ट्रेड कर रहा है, ये स्टॉक हमें लगता है कि वापस एक बार 9650 से लेकर 9700 के भी लेवल्स दिखा सकता है। और इस बार इनफैक्ट हमें लगता है कि ये 10,000 के भी लेवल्स क्रॉस कर सकता है बेस्ड ऑन इट्स ओवरऑल फॉर्मेशन। तो जैसे MRF ने लाख के लेवल्स को क्रॉस किया, वैसे मारुति भी इस बार हमें लगता है कि इवेंचुअली 10,000 के लेवल्स क्रॉस करने में कामयाब होगा। लेकिन करंट लेवल से अगर लॉन्ग पोजीशंस बनानी है तो 9400 का स्टॉप लॉस रखें और टारगेट्स रखें यहाँ पे 9600। ओके, तो 10,000 रिकॉर्ड लेवल्स, क्योंकि 52 वीक हाई 9800 तक के हमने देखे मारुति सुजुकी में, लेकिन अब दमखम रखता है 10,000 तक के लेवल्स भी देखने के। मारुति सुजुकी ऑलमोस्ट 2% अप मूव, और यहाँ से भी खरीदारी के मौके बन सकते हैं, गिरावट में इसमें एंट्री ली जा सकती है। लेकिन इसके अलावा जहाँ ऑटोज़ की बात ही हो रही है, कई सारे ऑटो स्टॉक्स हैं जिन पर लगातार नज़र होनी चाहिए, क्योंकि नए सारे लॉन्चेस के चलते भी ये लगातार फोकस में। ऐसा ही एक स्टॉक बजाज ऑटो, इस पर बातचीत करते हैं। बजाज ऑटो की बुलेट को चुनौती देने की तैयारी है। जी हाँ, 27 जुलाई को ट्रियम्फ के करार के साथ पहली बाइक लॉन्च होने वाली है। बजाज का दांव क्यों है अहम, और इससे किस तरह के इंपॉर्टेंस बनती हुई कंपनी के कारोबार में, इसके मायने किस तरह के बनते हुए दिखेंगे, आइए सारी की सारी डिटेल्स हमारी सहयोगी सृष्टि से समझते हैं। सृष्टि, बताइए।
जी हाँ, मिड साइज बाइक सेगमेंट पर है बजाज ऑटो की नज़र, जहाँ पे जितनी भी महंगी बाइक्स अब आ रही हैं उनमें कहीं ना कहीं जो कंज्यूमर्स हैं उनका रुझान बढ़ते हुए नज़र आ रहा है। और अब बजाज ऑटो उसी सेगमेंट में एक बड़ा तरीके से एंट्री लेने की तैयारी कर चुका है, जहाँ पे 6 साल की पार्टनरशिप के बाद, जो कि बजाज ऑटो और ट्रायम्फ के बीच में थी, पहली बाइक ये लॉन्च करने जा रहे हैं, जहाँ पे लंदन में ये 2 बाइक्स की अनवीलिंग करेंगे। ये दोनों ही पार्टनरशिप ने मिलकर ये बाइक बनाई है, जहां पे लंदन में इसका एक ग्लोबल लॉन्च होगा और भारत में 5 जुलाई को ये बाइक का लॉन्च करने वाले हैं, जहां पे कंपनी 2 पर्टिकुलर बाइक रोडस्टर और स्क्रैम्बलर ये मोटरसाइकिल्स को अनवील करने वाली है। और अगर आप देखेंगे ये पर्टिकुलर बाइक की कुछ खासियत, जो कि 350 टू 400 सीसी के बीच में ये बाइक आती है, जो कि हैवी बाइक्स में मानी जाती है। और साथ ही साथ इसके अलावा इसकी जो कीमत है वो करीब 2.5 लाख से करीब 2.25-3 लाख के आसपास बताई जा रही है। अब काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा देखना कि किस तरीके की प्राइसिंग करती है बजाज ऑटो, क्योंकि ये जो पूरा सेगमेंट जो हम बात कर रहे हैं 250 सीसी से ऊपर वाली बाइक्स का, यहाँ पे रॉयल एनफील्ड की बुलेट कह लीजिए या फिर रॉयल एनफील्ड की जो अन्य बाइक्स हैं उनका डोमिनेंस है। 90% से ज़्यादा मार्केट शेयर रॉयल एनफील्ड ही होल्ड करता है, जो कि है आयशर मोटर्स। और इसके अलावा अगर हम ये सेगमेंट को देखें तो जहाँ पे 6% पूरी मोटरसाइकिल में इसका कॉन्ट्रीब्यूशन था, FY21 में ही FY23 में जाके 8% बढ़ गया है, जो कि आप देखेंगे कि धीरे धीरे करके अब कंज्यूमर्स का भी रुझान इसमें आ रहा है। तो देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा कि प्राइसिंग किस तरीके की होती है, क्योंकि आप कंपेटिटर्स को देखें तो रॉयल एनफील्ड की क्लासिक 350, हंटर, साथ ही होंडा, येसडी, हार्ली डेविडसन जो अभी लॉन्च होने वाली है, ये सभी कंपेटिटर्स होंगे। क्या कुछ प्राइसिंग की जाती है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, कितने डिस्ट्रीब्यूशंस होते हैं, क्योंकि फिलहाल जो है 10 से 12 सिटीज़ में ही बजाज ऑटो ट्रायम्फ की डीलरशिप होल्ड करती है। तो उसके क्या एक्सपेंशन प्लान्स हैं, ये सारी चीज़ों पे ज़रूर नज़र रहेगी। पर जी हाँ, बड़ी तैयारी बजाज ऑटो की तरफ से और ये पर्टिकुलर लॉन्च पे खासी नज़र हमारी बनी रहेगी। सृष्टि, शुक्रिया आपका ये सारी डिटेल्स हमें विस्तार से बताने के लिए। तो बजाज ऑटो की तैयारी है बुलेट को चैलेंज करने की और 27 जुलाई को ट्रायम्फ के करार के साथ पहली बाइक लॉन्च होने की। सारी डिटेल्स आपने देखी। बजाज ऑटो एक बार चार्ट चेक करते। श्रीकांत, 4614 के लेवल्स पर मारुति पर आपने एक राय दी, ऑटोमोबाइल पर लगातार बात कर ही रहे हैं क्योंकि फ्लेवर में है ये स्टॉक्स, बजाज ऑटो पर भी राय दीजिए। बिल्कुल, तो अगर बजाज ऑटो की बात करें तो यहाँ पे जो एक नए मॉडल के लॉन्च का जो एक एक्साइटमेंट होता है वो इस पर्टिकुलर प्राइस पैटर्न में मिसिंग है। लेकिन यस, मैं ये भी कहूंगा कि जो इसके प्रीवियस लोज थे 45-50 उन लेवल्स के करीब ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो करंट लेवल्स पे एटलीस्ट शॉर्ट की पोजीशंस तो हम नहीं बना सकते, लेकिन अगर लॉन्ग की पोजीशन अगर बनानी है तो 4550 का स्टॉप लॉस रखें। साथ ही साथ मुझे लगता है कि ओवरऑल ऑटो सेक्टर में मोमेंटम बना है, तो शायद इसमें भी एक शायद कल के दिन में जैसे ही मार्केट में मोमेंटम और बनेगा, एक अगर यहाँ से अगर रिबाउंड अगर आता है तो फिर बजाज ऑटो में तेजी बन सकती है। तो 45-50 का स्टॉप लॉस रखना लॉन्ग पोजीशंस के लिए काफी जरूरी है। बजाज ऑटो बेट करने के लिए तैयार है, लेकिन साथ में खबर गर्म है जो है हमारा सेगमेंट, जिसमें हम आपको जूसी मिड कैप स्मॉल कैप्स के बारे में बताते हैं जहां एक्शन हो रहा है। इस बारे में भी हमारे साथ शरद आ चुके हैं, एक से एक स्टॉक लेके आते हैं, वो जल्दी ही जुड़ेंगे हमारे साथ। पिछली बार हाल ही में उन्होंने हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन लिया था, उसके बाद से अच्छा करंट आ गया उसके अंदर। आ गए क्या हमारे साथ? ठीक है, जब तक वो आएंगे तब तक हम अपने लक्ष्य के पास वापस जाते हैं। लक्ष्य, आप ये गेमिंग चेयर ही पहनते हैं या आप बाइकिंग भी करते हैं? बजाज ऑटो की तो बात हो गई, आयशर और हीरो मोटो में भी बता दीजिए क्या लग रहा है चार्ट्स पे। जी, आयशर मोटर की बात करें तो यहाँ पे भी थोड़ा सा अभी मुझे लगता है करेक्शन एक चल रहा है, बहुत स्लो है, लेकिन मार्केट समहाउ यहाँ पे 3450 के आसपास सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है वीकली टाइम फ्रेम पे। तो अगर हम 3460 एक स्टॉप लॉस लेके चले तो एक बार हम फिर से दोबारा अटेम्प्ट कर सकते हैं 3750 का लेवल। तो रिस्क रिवॉर्ड अच्छा है यहाँ फेवर में कि अगर कंटिन्यू रहती है, एक और अटेम्प्ट होता है तो वी कैन सी 3750। लेकिन अगर हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है फिर हमें एक यहाँ करेक्शन दिख सकता है 3300 तक का। तो हमारे लिए एक फ्लिप लेवल जो मिल जाता है वो है आपका करीब 3460 के आसपास, जिसके ऊपर अगर हम स्टॉप लॉस रख के ट्रेड करें लॉन्ग पोजीशन तो 200 पॉइंट करीब मिल सकता है, 150-200 पॉइंट। और अगर वो हिट हो जाता है तो उसके नीचे आप 150 पॉइंट के लिए शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं। ठीक है, ये तो हुआ आयशर मोटर्स पे बात, लेकिन हीरो, हाँ जी बताएं, कंप्लीट करें, हीरो पे भी आप अपना व्यू बताएं।
हाँ, हीरो पे अगर मैं अपना व्यू दूं तो हीरो फिलहाल तो मुझे बहुत ज्यादा यहाँ पे मोमेंटम इतना नहीं दिख रहा है जैसे बजाज में हमें दिखा, जैसे आइशर मोटर काफी चला है रिसेंटली में। तो मुझे लगता है ये थोड़ा सा डल है, इसके चार्ट्स भी, तो बहुत ज्यादा यहाँ मोमेंटम की उम्मीद मुझे नहीं है। फिलहाल ये कंसोलिडेट करेगा 2750 से लेके 2840 तक। तो इस एरिया में जब तक ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं होता है आपको ट्रेड मूवमेंट्स इतने ज्यादा मिलेंगे नहीं। हाँ, लॉन्ग टर्म किसी को व्यू है तो आई डोंट नो एग्जैक्टली कि क्या कोई नए लॉन्च आने वाले हैं जिसके कारण यहाँ एक्साइटमेंट बनेगा। तो इट इज ऑल अबाउट कि बेटर हमारे पास ऑप्शन है आइशर और बजाज राइट नाउ, तो उस पे जाना बेटर है। नए लॉन्चेस तो कहा है मैनेजमेंट में कि हर क्वार्टर में वो नए लॉन्च करेंगे और इसीलिए बाजार ने काफ़ी एक्साइटमेंट हीरो के स्टॉक को दिखा कर दी भी है। आई थिंक 1200-1400 तो ऑलरेडी मूव दिखा चुका है। 2100 से जो चलना हुआ था ये तो 3200 से नीचे करेक्ट होकर आया। लेकिन ठीक है, कुछ और स्टॉक्स भी देखते हैं फार्मा स्पेस में जहाँ हम अच्छी मूव देख रहे हैं। अब क्या जो नेक्स्ट राउंड ऑफ मूवमेंट है या फिर फर्दर जो दूसरे काउंटर से मूव नहीं आई वहां पर हम नजर रखनी चाहिए। एल्केम जैसे स्टॉक्स में जहाँ एक अच्छा लॉन्ग बिल्टअप हुआ है, इसे क्या बाय रडार पर होगा आपके श्रीकांत? एल्केम तो देखिए यहाँ पे हमें लगता है कि वापस काफी सिलेक्टिव रहना पड़ेगा। एल्केम में अगर देखा जाए तो एक काफी मिक्स पैटर्न बना हुआ है, यानी कि इट इज वेरी डिफिकल्ट टू से कि किस तरफ ये स्टॉक जाए। लेकिन ऐसा कह सकते हैं कि अगर फार्मा स्टॉक्स में अगर इन लेवल्स पे अगर खरीदते हैं तो बिल्कुल यहाँ से कुछ रिटर्न्स तो बनेंगे, क्योंकि ओवरऑल मार्केट काफी अनसर्टन हो चुका है और कई सारे स्टॉक जैसे कि सिप्ला, सन फार्मा ये अपने इंपॉर्टेंट लेवल्स के करीब आ चुके हैं। साथ ही साथ मुझे लगता है कि जो हॉस्पिटल स्टॉक्स है जैसे कि अपोलो हॉस्पिटल्स है या तो एनएच, यहाँ पे लगता है कि एक काफी अच्छा करेक्शन हो चुका है और करंट लेवल से इन्हें लॉन्ग करके चलना ज्यादा फायदेमंद होगा। ओके, हेल्थ केयर, डायग्नोस्टिक और फार्मा को टैक्टफुली प्ले आउट करना होगा, लेकिन हाँ यहाँ पर एक मौके बनते हुए दिख भी रहे हैं और काफ़ी अच्छे रेडार पर डिफेंसिव्स भी ये स्टॉक लगातार फोकस में है, तो इस पर नज़र रहेगी। लेकिन चलिए, अब 3 बज गए हैं, शरद हमारे साथ जुड़ गए हैं, खबर गर्म है सेगमेंट का रुख करते हैं। जी बिल्कुल मानसी, एक इंटरेस्टिंग स्टॉक आया है, हमने डीलर से बात की है, वो आ रहा है सीएसबी बैंक। और ऑफ कोर्स देखेंगे ये थोड़ा सी कॉन्ट्रारी चल रही है। अगर आप निफ्टी पीएसयू बैंक्स की परफॉर्मेंस देखें आज दिन के ट्रेड में, यहाँ पे डीलर्स कह रहे हैं कि यहाँ पे एचएनआई बाइंग देखने मिल रही है इस काउंटर में। वॉल्यूम्स भी लगभग 3 गुना जो है बढ़े हैं अपने 20 डे एवरेज को लेके। और जो स्टॉक्स में जो की इन्वेस्टर्स ऑलरेडी इन्वेस्टेड है वहाँ पे जो है एचएनआई में बड़े नेम में आते हैं वल्लभ भंसाली जो इनाम ग्रुप के हैं। इसके अलावा स्मॉल कैप स्क्रीन जैसे कि एसबीआई म्यूचुअल फंड का हुआ या सुंदरम म्यूचुअल फंड का हुआ, वो भी जो है कंपनी में इन्वेस्टेड है। स्टॉक स्पेसिफिक बात करें तो लगभग 40% से ज़्यादा का जो है ग्रोथ एक साल में देखने मिला और हायर साइड वैल्यूएशंस में ट्रेड कर रहा है। 12 मंथ फॉरवर्ड प्राइस टू बुक रेशियो 1.24 टाइम्स का है। लेकिन स्ट्रीट जो है कौन से बात पे जो है बहुत पॉजिटिव ट्रिगर आ रही है, वो है कि स्ट्रीट बुलिश है कि जब नए सीएफओ सतीश गुंडेवार जो हैं ऑलरेडी जो है मैंटल ले चुके हैं सीएफओ का, और वो एक्स सीएफओ डीसीबी बैंक के थे, तो उसमें जो है स्ट्रीट पॉजिटिव रिएक्शंस एक्सपेक्ट कर रही हैं। हालांकि कुछ कॉशन ज़रूर है, स्पेशली जो उनके नॉन गोल्ड बिजनेस है उसको लेके आगे जाते हुए निम्स में थोड़ी प्रेशर आ सकती है। और क्योंकि ग्रोथ ज़्यादा आ रही है इस सेगमेंट से, तो हम कह सकते हैं कि आगे जाते हुए थोड़ी हायर क्रेडिट कॉस्ट दिख सकती है। एक और ओवरहैंग है, जो बैंक है वो लाइकली कंटेंडर है, वो आईडीबीआई बैंक को अक्वायर कर सके, तो ये भी स्टॉक में एक ओवरहैंग है। तो ओवरऑल जो है मिले जुले ट्रिगर्स देखने मिल रहे हैं। लेकिन आज दिन के ट्रेड में देखेंगे तो सीएसबी बैंक एक साइड में, दूसरी साइड देखें तो बाकी अन्य बैंक्स में प्रॉफिट बुकिंग देखने मिल रही है, स्पेशली जो पीएसयू नेम्स हैं। शरद, शुक्रिया आपका ये खबर हमें बताने के लिए। कैथलिक सीरियन बैंक, इनफैक्ट खबर गर्म है सेगमेंट में, एचसीसी के स्टॉक को भी हमने डिस्कस किया था और उसके बाद स्टॉक में जो मूवमेंट आया है वो हमने देखा ही है। सीएसबी, कैथलिक सीरियन बैंक की भी अगर बात करें, एचएनआई की खरीदारी, नए सीएफओ को लेकर बाजार में बुलिशनेस और साथ ही नॉन गोल्ड सेगमेंट और पीएसयू, निफ्टी पीएसयू स्पेस जो लगातार फोकस में है और अच्छा प्रदर्शन दिखा रहा है। एक बार श्रीकांत, कैथलिक सीरियन बैंक करीब 4.5% की मजबूती के साथ इस वक्त ट्रेड है। कई सारे फंडामेंटल फैक्टर्स तो हैं जो कि प्ले आउट कर रहे हैं, लेकिन इसके अलावा टेक्निकली चार्ट्स पर भी इस वक्त तो अट्रैक्टिव दिख रहा है। बिल्कुल, इनफैक्ट काफी अट्रैक्टिव इसका चार्ट बना हुआ है। एक बड़ी रैली के बाद यानी कि 200 के करीब ये स्टॉक ट्रेड कर रहा था इन द मंथ ऑफ मार्च, फिर वहां से वो 300 रुपए के करीब गया, अभी करेक्शन हो चुका है। और करेक्शन के बाद अगर इतनी बड़ी रैली यानी कि 4-5% की रैली अगर स्टॉक अगर रजिस्टर कर रहा है, इसका मतलब ये कि इसमें काफी स्ट्रेंथ है। और ये स्टॉक हमें लगता है कि कम से कम 295 जो इसके इमीडिएट हाईएस्ट लेवल्स थे,
उन्हें रिटेस्ट कर सकता है, बट इवेंचुअली लगता है कि 330 या 340 के भी लेवल्स दिखा सकता है। तो करंट लेवल से भी अगर लॉन्ग पोजीशंस बनानी है तो बिल्कुल इसमें बना सकते हैं। स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा रखना पड़ेगा। 281 के करीब ट्रेड कर रहा है तो 265 का स्टॉप लॉस रखें और टारगेट्स रखें 300 और 330 रुपए के। ऑल राइट, ठीक है। तो ये तो सीएसबी बैंक पे बात रही, लेकिन इस बीच बाजार में थोड़ी सी बाइंग तो आई है और अडानी स्टॉक्स में भी आई है, कुछ एफएमसीजी नेम्स में भी आई है और निफ्टी तो अब 18,700 के ऊपर भी है और इनफैक्ट बैंकिंग स्टॉक्स भी कुछ रिकवर हुए हैं। अब आप 43,600 के ऊपर, इनफैक्ट 43,700 की तरफ बढ़ते हुए दिख रहे हैं और इसमें मेजर जो कंट्रीब्यूशन आया है इंडेक्स पर तो खैर एफएमसीजी प्लेस का भी आया है और पावर स्पेक्स से भी कुछ रिकवरी देखने को मिली है। एचडीएफसी रिकवर हुआ है, लेकिन बैंक स्टॉक्स में एक्सिस बैंक जैसे स्टॉक्स ने रिकवरी दिखाई है और कुछ और स्टॉक्स में जहां पर बैंक्स में एचडीएफसी बैंक से थोड़ी सी रिकवरी है। तो एचडीएफसी प्ले है, एसबीआई की तरफ से रिकवरी हुई है, लेकिन इस वक्त इंडेक्स पर होना क्या चाहिए व्यू? क्या ये क्योंकि वैसे ही ट्रंकेटेड वीक है और लास्ट वीक ऑफ द मंथ भी है, लास्ट वीक ऑफ द एक्सपायरी है, जून और जुलाई वैसे जनरली अच्छा माना भी जाता है। लक्ष्य ये सारे, अगर इन सारे कॉम्बिनेशंस को देखा जाए तो एक बार के लिए क्या लॉन्ग ट्रेड आप यहाँ से लेना चाहेंगे, क्योंकि जुलाई मंथ अच्छा माना जाता है, लास्ट वीक है ये, और अगर बाजार अगर थोड़ी सी भी एक्सपायरी बैंक्स अगर सपोर्ट करते हैं, क्या से लॉन्ग इनिशिएट आज करना थोड़ी जल्दबाजी होगी या अभी कोई लेवल है, क्रूशियल लेवल है जिसे आप वॉच आउट करना चाहेंगे? प्रियंका, फिलहाल तो मुझे लगता है वेट कर लेना चाहिए क्योंकि जो फॉर्मेशन है वो लोअर हाइज का है। लोज हमारे 43,400 के आसपास लगातार बनते आए हैं, तो मुझे लगता है कि मार्केट अभी भी कोई बुलिश साइन नहीं दे रहा है। वी आर इन अ ट्रायंगल काइंड ऑफ फॉर्मेशन और मेजर टाइम फ्रेम में, और जब तक उसके ऊपर कोई एक अच्छा फॉलो थ्रू नहीं मिलता, क्योंकि गैप अप तो मिल रहा है हमें, हर दिन 200 पॉइंट मिलता है, लेकिन उसके बाद हम बिल्डअप नहीं कर पा रहे हैं, और गैप डाउन भी मिलता है तो उसमें बिल्डअप नहीं कर पा रहे। तो आई थिंक मार्केट में ऐसा कुछ मोमेंटम या ट्रिगर चाहिए उसे बड़ा, जिसके लिए जिससे हम उम्मीद करें कि एक नया ऑल टाइम हाई बने और बैंक निफ्टी दोबारा से शुरुआत करे, या फिर मार्केट एक, कहते हैं ना कि वॉलेटिलिटी में थोड़ा स्पाइक आना चाहिए, जिसमें या फिर एक फॉल आए सडनली। मैंने पिछले हफ्ते भी ये कहा था कि एक सडन फॉल आए, बड़ा फॉल आए, उसके बाद एक शार्प स्पाइक आए और शॉर्ट कवरिंग शुरू हो जाए, देन वी कैन अटेम्प्ट लेवल। तो शॉर्ट्स भी बहुत जरूरी होते हैं, जबकि मार्केट गिर ही नहीं रहा है तो शॉर्ट्स फॉर्मेशन नहीं हो रहे हैं, तो डेफिनेटली शॉर्ट कवरिंग का भी चांस नहीं है। तो मार्केट मुझे लगता है इंडेक्स लेवल पे डल रहेगा। स्टॉक स्पेसिफिक आई थिंक ऑटोज आर लुकिंग गुड, तो ऑटो अच्छा कर सकते हैं आगे भी, और फार्मा भी अच्छा लग रहा है। फार्मा में सन फार्मा मुझे काफी अच्छा लग रहा है, तो आई थिंक फार्मा ऑटो थोड़ा बुलिश साइड रहेगा, और आपका बैंक्स, फाइनेंशियल्स, पीएसयू बैंक्स थोड़ा डल साइड में रहेगा। ठीक है, ऑटो और फार्मा ये दो नाम लिए लक्ष्य ने, और हम देख रहे हैं कि यही दो जो खेमे हैं बाजार को सपोर्ट करने का काम भी कर रहे हैं। हीरो मोटो, M&M ये शेयर चल रहे हैं, मारुति सुजुकी यहाँ पर तेजी है। फार्मा की अगर बात करें तो सिप्ला लीड कर रहा है 3% के आसपास की तेजी के साथ। लेकिन अविनाश जी, आपसे जानना चाहेंगे, ऑटो में एक और नाम ऐसा है जहां पर हमने लगातार तेजी देखी है और आज भी ये शेयर चल रहा है। जेबीएम ऑटो का 6% ऊपर अभी शेयर हो गया है, दिन के ऊपरी स्तरों के आसपास कारोबार कर रहा है और इसमें हमने लगातार तेजी बनते हुए देखी है। इसके बारे में पिछले शो में चर्चा भी कर रहे थे कि पिछले 6 महीने में ये शेयर डबल हो गया है। आपसे व्यू जानना चाहिए, जो तोड़फोड़ तेजी हमने देखी है इस शेयर में, क्या आपको उम्मीद है कि ये तेजी जारी रहेगी या फिर वैल्यूएशन वाला थोड़ा सा खेल गड़बड़ कर सकता है मामला? इनफैक्ट अभिषेक, मुझे लग रहा है कि देखिए इनके पास नॉट ओनली मारुति का बिजनेस है, बट ये इलेक्ट्रिक व्हीकल के बसेस में भी है, और काफी अच्छी तरह से इन्होंने पिछले साल परफॉर्मेंस दिखाया था। तो मेरे ख्याल से डेफिनेटली इसमें कोई डाउट नहीं कि आने वाला साल तो इनके लिए अच्छा रहेगा। हालांकि हाँ, वैल्यूएशंस थोड़े से महंगे हो चुके हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि इस स्टॉक को अगर आप लंबा नजरिए से देखेंगे तो इवन करंट लेवल से रिस्क रिवॉर्ड अच्छा बन सकता है। अगर आपका साल 1.5 साल का नजरिया है, शॉर्ट टर्म में हो सकता है स्टॉक एक छोटी रेंज में रहे, बट ओवरऑल हमको लग रहा है कि जून का क्वार्टर भी जो आएगा वो काफी स्ट्रांग आने की उम्मीद है। तो मार्केट शायद प्रोएक्टिवली एज्यूम कर रही है कि अर्निंग्स ग्रोथ काफी स्ट्रांग डबल डिजिट्स पे इस साल भी आएगी। तो डेफिनेटली आई थिंक लॉन्गर टर्म में तो पैसा बनेगा, शॉर्ट टर्म में आई थिंक यू कैन एक्सपेक्ट एक क्लोज रेंज में ये स्टॉक ट्रेड करना चाहिए। थोड़ा सा नैरो रेंज में, थोड़ा सा सीमित दायरे में ये शेयर ट्रेड करेगा, क्योंकि ऑलरेडी काफी ज्यादा हमने तेजी यहां पर देख चुके हैं। श्री सीमेंट, श्रीकांत जी, इस पर आप व्यू दीजिए। वैसे तो अभी भी फ्यूचर्स का सबसे ज्यादा गिरने वाला शेयर है ये, हालांकि लोअर लेवल से थोड़ा संभलता हुआ दिख रहा है। कोई कॉन्ट्रा बेट आप सुझाएंगे क्या? क्या आपको लगता है कि थोड़ा सा ओवर रिएक्शन आज बाजार में आ गया? हालांकि जांच चल रही है, 23,000 करोड़ रुपए के आसपास का मामला है, लेकिन आपका व्यू क्या होगा इस पर? तो देखिए, बिल्कुल इस पर्टिकुलर स्टॉक से दूर रहना एडवाइजेबल है, क्योंकि देखिए फॉलिंग नाइफ को पकड़ना ऑलवेज काफी रिस्की होता है, और इतने बड़े स्टॉक्स में जब इतनी बड़ी अगर न्यूज है, अगर इस न्यूज का थोड़ा और अगर बेटर क्लैरिफिकेशन अगर आ जाए
और उसके बाद अगर स्टॉक अगर हमें 25,000 रुपए भी मिले तो भी ठीक है, लेकिन करंट लेवल से लेना काफी रिस्की है। मुझे लगता है कि कई बार मैंने ऐसे देखा है कि जहाँ पे भी ऐसे इश्यूज आते हैं और अगर वो इश्यूज अगर और बढ़ते हैं तो उसके बाद का जो फॉल होता है वो और भी गहरा होता है। तो करंट लेवल से इसे अवॉइड करें, लेकिन जैसे आपने अभी बात छेड़ी कि सीमेंट स्टॉक्स, कई सारे सीमेंट स्टॉक्स इन लेवल्स पे हमें अट्रैक्टिव लग रहा है। हमें लगता है कि इनमें ऑनगोइंग तेजी चलती रहेगी। बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी रखें, कैपेक्स को प्ले करने का एक ये अच्छा मीडियम है और इनफैक्ट मॉनसून में ही एक अच्छे करेक्शन में ये सब स्टॉक्स करेक्ट करने के लिए मिल सकते हैं। तो करंट लेवल से हमें लगता है कि अगर कोई करेक्शन आता है तो बिल्कुल सीमेंट स्टॉक्स को लॉन्ग करके चल सकते हैं। तो बिल्कुल वाजिब बात कही श्रीकांत आपने। मॉनसून में करेक्शन आएगा ही और यहाँ से करेक्शन होने पर सीमेंट प्लेयर्स पर नज़र तो होनी चाहिए। अच्छे खासे स्टॉक मिड कैप में सीमेंट में मिल जाएंगे, इन पर नज़र रखें। प्री इलेक्शन ईयर में भी सीमेंट स्पेस के लिए काफ़ी अच्छे मूव और 2024 में तो दिखेंगे ही। बस ये एक 3 महीने जो है मॉनसून के, वो आपके लिए एंट्री लेवल एक अपॉर्चुनिटी बनते दिख सकते हैं, क्योंकि इन स्टॉक्स में करेक्शन आता है मॉनसून में। जैसे हम देखते हैं कि कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी कम होती है तो सीमेंट के लिए भी डिमांड घटेगी। लेकिन इस वक्त बाजार जहां रिकवरी अटेम्प्ट करने की कोशिश कर रहा है, इस रिकवरी में ICICI बैंक, M&M, इन्फोसिस, मारुति और सिप्ला जैसे काउंटर से जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, उससे ठीक सामने TCS और रिलायंस जैसे हैवी वेट्स हैं जो कि बाजार को संभाल नहीं पा रहे हैं। लेकिन ऐसे में कुछ स्टॉक्स लक्ष्य जहां पर शॉर्ट कवर हो रहे हैं, MCX के चार्ट को देखिए, करीब 4.5% की मजबूती के साथ यहाँ पर ट्रेड इस वक्त नजर आ रही है। 1632 के लेवल्स पर शॉर्ट कवर होते हुए क्या राय होगी यहाँ पर? चार्ट्स में आई थिंक ये एक रिसेंट के हाईज हैं। दिसंबर में से हाई बनाया था, जनवरी में बनाया था, उसके बाद हम इस लेवल पे आए हैं। तो एक रेड कैंडल के बाद शार्प शॉर्ट कवरिंग हुई है। मुझे लगता है कि ये अगर इस एरिया को निकाल देता है तो एक अच्छी खासी अपसाइड आप देख सकते हो टुवर्ड्स 1750 1780 ऑल्सो। तो पोजिशनल व्यू लेकर चलें और आपका जो आज का लो है थोड़ा सा उसको एक बार और क्लोजिंग देख लें अगले 10-15 मिनट। और कल का अगर कल भी एक पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता है तो मुझे लगता है कि आपको 1650 के ऊपर निकलने पे से आराम से 1710 और 1750 के लेवल दिखेंगे। तो काफी अच्छा अपसाइड दिख रहा है। ठीक है, अच्छा अपसाइड दिख रहा है, लेकिन फिलहाल तो ठीक है। लेकिन एनर्जी स्पेस आज थोड़ा सा ड्रैगर था। अगर यहाँ से सपोर्ट आएगा तो इंडेक्स को भी ज़रूर सपोर्ट आएगा, तो रिलायंस को तो वॉच करेंगे ही। और दूसरे हैवी वेट्स में HDFC बैंक की भी यहाँ बात हो रही है। बैंक सब थोड़े से तो ऊपर आए और निफ्टी आपको 18,700 के पास ही अटकते हुए दिखाई दे रहा है। लेकिन आज जिन स्टॉक्स में बड़ी मूव है, न्यूज़ बेस्ड एक्शन है, एक बार उसको फिर से रिकैप कर लेते हैं। ICICI सिक्योरिटीज़, क्योंकि यहाँ डीलिस्टिंग की खबर है और अच्छी तेज़ी दिखी। हालांकि प्री ओपन में खुला ये तेज़ था, उसके बाद नीचे करेक्ट हुआ। 10% अब भी तेज है। बोर्ड की एक बैठक होनी है 29 जून को और कई सारे क्रूशल मैटर्स हैं जो डिस्कस होने हैं। एक बार शरद से रिसर्च समझ लेते हैं कि स्वैप रेशो क्या हो सकती है, डीलिस्टिंग के बाद क्या कुछ करना चाहिए शेयर होल्डर्स को, एक बार समझ लेते हैं। शरद बताएं, क्या है आपके पास इस पर रिसर्च? स्टॉक में आज अच्छा एक्शन है। जी बिल्कुल, आज सुबह जो है एक्सचेंज फाइलिंग्स में देखा कि बोर्ड जो है ICICI सिक्योरिटीज़ की जो है वो मीट करने वाली है जून 29 को, और यहाँ पे जो है कंसिडर हो सकती है डीलिस्टिंग ऑफ आपके जो शेयर्स है ICICI सिक्योरिटीज़ के लिए। अब याद रखिए ओवरऑल जो क्वार्टरली प्रॉफिट्स देखने मिला था आपको Q3 FY22 में वो 380 करोड़ था, अब वो घट के 260 करोड़ हो चुका है। ऑफकोर्स जो वैल्यूएशन है वहाँ पे भी करेक्शन आई है, 13.7 टाइम्स पी रेशियो पे आ रही थी और जो 5 साल का एवरेज है वो ऑलमोस्ट 16 गुना था। लेकिन जो IPO प्राइस जब आई है निवेशकों के लिए लगभग 520 रुपये की आई थी, लिस्टिंग हुई थी अप्रैल 2018 को। लेकिन जो रिटर्न्स आए हैं अगर आप देखें थर्सडे का क्लोजिंग प्राइस वो सिर्फ 526 रुपये था, लेकिन उसके बाद जो लास्ट 2 सेशंस जो इस सेशन को इंक्लूड कर ले तो 15% से ज़्यादा का स्टॉक में इजाफा देखने मिला है। हालांकि निवेशकों को सिर्फ डिविडेंड्स मिली है मोस्टली इस कंपनी से और कैपिटल एप्रिसिएशन थोड़ी कम हुई है, लगभग 80 रुपये का डिविडेंड आया है। अगर आप इन्वेस्ट किए हैं लिस्टिंग से तो जो शेयर प्राइस की CAGR है वो सिर्फ 3% है जिसमें डिविडेंड इंक्लूडेड है, और अगर निफ्टी के उसको कंपेयर करें तो वहाँ पे 13% का CAGR देखने मिला था। तो ओवरऑल जो है आप कह सकते हैं कि जो इंटरेस्ट आई है वो आपकी सिर्फ डिविडेंड साइड से देखने मिली है। और इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि लगभग 75% का जो स्टेक है ICICI बैंक होल्ड करती है, और दिग्गज इन्वेस्टर्स भी हैं जैसे कि LIC और PF ग्लोबल फंड। और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि 2-3 पॉइंट्स है जहाँ पे रीसेंट परफॉर्मेंस में हमें देखने मिला है कि डाउनग्रेड आया है, क्योंकि नए क्लाइंट कम हुए हैं, एक्टिव यूज़र बेस कम हुआ है, एंड ऑफ कोर्स कंपटीशन देखने मिली है आपको न्यू एज टेक कंपनीज़ में, और वहाँ पे उनकी लॉस ऑफ मार्केट शेयर भी हुई है, स्पेशली जब ज़ीरोडा आया है मार्केट में। और ऑफ कोर्स जो कोर ब्रोकिंग इनकम है वहाँ पर भी अभी भी प्रेशर देखने मिली है।
ठीक है, तो ये कैश बाय आउट नहीं होगा, ये यहाँ पर शेयर स्वैप होगा और क्या रेशियो होगी ये बोर्ड बैठक में पता चल पाएगा। ठीक है, शुक्रिया शरद इस पूरी जानकारी के लिए। और लेकिन एक बार ये समझ लेते हैं कि इंटरेस्ट स्ट्रीट का कब तक बना रह सकता है। आज इसमें जो अच्छी खासी मूव है, क्या ये फॉलो बाइंग के तौर पर बनी रह सकती है? एक बार चार्ट्स देख लेते हैं किस तरह की चार्ट से पिक्चर ड्रॉ हो रही है। श्रीकांत, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज के एक बार चार्ट चेक करके बताएंगे। बिल्कुल, तो इनफैक्ट जैसे हम कई बार कहते हैं कि प्राइस नोज लॉट ऑफ थिंग्स वेल इन एडवांस। अगर इस पर्टिकुलर स्टॉक के भी अगर चार्ट को अगर देखें, प्राइस पैटर्न को देखें, तो इसने काफी अच्छा एक डबल बॉटम जैसा फॉर्मेशन बनाया था और पिछले 3 या 4 दिनों से इसमें अच्छे खासे वॉल्यूम्स भी हुए थे। तो इसके बाद इसने भी इस पर्टिकुलर डबल बॉटम को वैलिडेट किया है और स्टॉक में रैली बनी है। तो हमें लगता है कि अगर इस डबल बॉटम के पैटर्न को अगर कैलकुलेट करें और अगर टारगेट सेट करें, तो फिर यहाँ से ये स्टॉक कम से कम 750 के लेवल्स दिखा सकता है। तो ये बेस्ड ऑन टेक्निकल्स टारगेट है। ये स्टॉक हमारे वैसे कवरेज में नहीं है, लेकिन टेक्निकली हमें लगता है कि 750 के टारगेट से ये दर्ज कर सकता है। तो करंट लेवल से भी अगर कोई होल्डिंग हो तो मुझे लगता है इसे पकड़ के रखना फायदेमंद होगा। ठीक है, 750 के टारगेट्स श्रीकांत जी को लग रहे हैं भारी भरकम टारगेट है। 618-19 रुपए के आसपास ये शेयर ट्रेड करा और लगातार इसमें हम आज 5वें सत्र में तेजी देख रहे हैं। 520 रुपए इसका आईपीओ का भाव था और काफ़ी ज़्यादा निराश किया अपने निवेशकों को। 5 साल में कह सकते हैं 9 के बराबर रिटर्न दिया है आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ ने, और शायद यही वजह है कि फिर से इस बिजनेस को डिलिस्ट करा के निवेशकों को इससे मुक्त करना चाहती है। लेकिन इसके चलते आप देखें ना, इस स्पेस में जो दूसरे स्टॉक्स हैं उनमें अच्छी मूव है। आईसीआईसीआई सिक्योरिटी डीलर्स वो होता है ना, देखते हैं खरबूजे को देखिए खरबूजा रंग बदलता है प्रियंका, तो वो वाला केस है आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज के बदले में। लेकिन जो हम कंपैरिजन ड्रॉ कर रहे थे ना एंजल के साथ आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज का, बड़ा इंटरेस्टिंग है। मतलब बिल्कुल एक कंप्लीट कंट्रास्ट कह सकते हैं। एक तरफ जहाँ कॉन्ट्रैक्शन, एक तरफ उतना ही मूव है ऊपर की तरफ। एंजल के बारे में आपसे अविनाश जी राय चाहेंगे। हालांकि अच्छे कमाई करा के दिए हैं एंजल वन ने निवेशकों को अपने। आपको क्या उम्मीद है शेयर से? 3.5% अभी भी शेयर ये ऊपर है और अब 1700 रुपए के आसपास के भाव हैं इसके। आपको लगता है कि जो तेजी है, ये मोमेंटम जो बना हुआ है शेयर में, ये कंटिन्यू करेगा आगे भी? नहीं, बिल्कुल। देखिए, अभी भी एंजल वन ने अपना जो ग्रोथ अचीव किया है उसमें ज़्यादातर ऑनलाइन का ही बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। इनके पास क्लाइंट भी ज़्यादा ऐड हो चुके हैं, डेरिवेटिव का वॉल्यूम भी काफ़ी बढ़ चुका है। और अगर हम आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ की बात करें, जो अभी आप बता रहे थे कि बेसिकली देखिए, अगर हम मार्केट शेयर की बात करें तो आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ लगातार क्वार्टर ऑन क्वार्टर मार्केट शेयर लूज कर रही थी। प्रॉफिट ग्रोथ भी इतना अच्छा नहीं था, बट उसके मुकाबले में अगर हम पिछले 3-4 क्वार्टर्स एंजल वन के परफॉर्मेंस को देखें तो नॉट ओनली मार्केट शेयर गेन्स से, लेकिन मुनाफा और रेवेन्यू दोनों काफ़ी अच्छी तरह से बढ़ रहे थे। प्लस कस्टमर एडिशंस एंजल वन में बहुत अच्छी तरह से चल रहे। तो आगे भी मुझे लग रहा है कि ये जो एग्रेसिवनेस एंजल वन का है वो जारी रहेगा। मेरे ख्याल से इन्होंने टेक्नोलॉजी के ऊपर काफ़ी पैसा खर्चा किया है और पहले से काफ़ी टेक्स हैवी है, तो ये डेफिनेटली एंजल वन को काफ़ी हेल्प करेगा। मेरे ख्याल से लंबा नजरिए के लिए कैपिटल मार्केट को आपको अगर प्ले करना है तो मैं समझता हूँ 1650-1700 में अगर एंजल वन कोई खरीदता है तो अगले साल 1.5 साल में अच्छी खासी कमाई होगी, क्योंकि मुझे लग रहा है कि कैपिटल मार्केट्स कंटिन्यूसली बॉयंट रहेंगे। हालांकि वॉलेटिलिटी रहेगी, बट ब्रोकिंग बिजनेस में टेक्नोलॉजी का साथ है, तो एंजल वन शुड डू बेटर। आगे भी अगर आज के ही अगर ट्रेंड को देखेंगे, ऑलमोस्ट 100 रुपए के मूव्स तो आज ही दिखा चुका है। आज सुबह भी कुछ जब हमारे साथ जुड़े थे, आई थिंक उन्होंने 1700 का ही टारगेट दिया, तो ये टारगेट आज अचीव भी होता हुआ दिखा है। तो एंजल वन के स्टॉक प्राइस में क्लियर कंपैरिजन ये मजबूती दिखा रहा है। लेकिन अविनाश जी, एक और स्पेस है एरोस्पेस और डिफेंस, इस पर आपसे ही राय जानना चाहेंगे। मजगांव डॉक शिप बिल्डिंग अलाइड सर्विसेज से जुड़ी कंपनी है और अगर यहाँ पर देखें फंडामेंटली काफ़ी हद तक एरोस्पेस डिफेंस सेगमेंट को ही काफ़ी फायदा मिल रहा है, क्योंकि सरकार से डिफेंस ऑर्डर्स मिल रहे हैं लगातार, जिससे इनके कारोबार को मजबूती मिली है। इनफैक्ट मजगांव की ही अगर बात करें, सबमरीन के लिए यूएस सरकार से भी बड़े ऑर्डर्स की उम्मीद है। एरोस्पेस डिफेंस स्पेस में मजगांव डॉक या फिर कोई पर्टिकुलर स्टॉक, 7% की मूव्स आज हम देख रहे हैं स्टॉक में। नहीं, बिल्कुल। देखिए, मजगांव डॉक की बात करें तो ऑर्डर बुक बहुत अच्छी है। बीच में न्यूज़ आया था कि जर्मनी से इनको काफ़ी बड़ा ऑर्डर मिला है। मेरे ख्याल से देखिए, जो मरीन सेक्टर सेगमेंट है, प्लस जो एरोनॉटिक्स सेगमेंट है, वहाँ पे आपको बहुत ग्रोथ देखने को मिलेगी। अभी हाल ही में मोदी जी यूएस को गए थे, तो जी का इंजन बनाने के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स को सिलेक्ट किया गया है। तो मेरे ख्याल से देखिए, ऐसी कंपनीज में भले ही वैल्यूएशंस अभी थोड़े से महंगे लगे, बट अगले 2-3 साल की रेवेन्यू विजिबिलिटी इनके पास है।
है, प्लस जो टेक्नोलॉजी है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो मेरे ख्याल से देखिए भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, उसके बाद इवन भारत डायनामिक्स, टिपिकली ये ऐसे स्टॉक्स है, अगर आपका नज़रिया कम से कम 1.5-2 साल है तो इनको ग्रेजुअली आप एक्यूमुलेट करिए। जब भी मार्केट में करेक्शन आता है तो खरीदने के मौके देखिए, क्योंकि एक हाल ही में क्या होता है कि 7-8% स्टॉक बढ़ने के बाद लोगों को लगता है कि ये शॉर्ट टर्म ट्रेड है। ऐसा नहीं है। मेरे ख्याल से ये सेक्युलर ग्रोथ स्टोरी होगी और अगले 2-3 साल के लिए मुझे लग रहा है जो भी निवेशित रहेगा अच्छे खासे पैसे बनेंगे। ऑल राइट, तो ये तो मस्काउट हो गया, लगातार परफॉर्म कर रहा है, बड़ा वेल्थ क्रिएटर रहा है ये पिछले साल का भी, और इस साल भी आप देखें तो अच्छे रिटर्न्स अब तक जो इसमें इन्वेस्टेड है उनको मिले हैं। एक बार बड़े इवेंट्स कौन से हैं इस पूरे हफ्ते में, कल इनफैक्ट, जो आपको नज़र रखनी चाहिए, और ये सारा कंपाइल करके हमारे लिए पूजा लेकर आई हैं। इनमें से कुछ इंपॉर्टेंट ट्रेड्स भी होंगे जो आगे हम डिस्कस करेंगे। पूजा बताएं कौन कौन से इवेंट्स हैं जिस पर हमें नज़र रखनी है कल? जी, कल होने वाले इवेंट्स में सबसे पहले नजर रखिए एजीएम पर। कल एसबीआई, एशियन पेंट्स, बैंक ऑफ इंडिया, हेवल्स, इन कंपनियों की एजीएम होंगी, तो यहाँ पर हमारा फोकस रहेगा। इसके अलावा कुछ कॉर्पोरेट इवेंट्स की बात करें तो एचयूएल, यहाँ पर कंपनी के नए एमडी और सीईओ रोहित जावा का कार्यकाल शुरू होगा कल से। और जी एंटरटेनमेंट मामले में भी एक अपडेट आया है, सुनवाई जो होनी थी आज, अब वो कल तक के लिए टाल दी है और कल सुभाष चंद्र और पुनीत गोयनका की अपील पर सुनवाई होगी। इसके अलावा एचएएल भी फोकस में रहेगा, शेयर विभाजन को लेकर बोर्ड की बैठक होगी कंपनी की। प्राइमरी मार्केट पर भी नजर रहेगी, आइडिया फोर्ज के आईपीओ का दूसरा दिन होगा और कल से साइंट डीएलएम का आईपीओ भी खुलेगा, तो यहाँ पर भी हमारा फोकस रहेगा। एलएन इलेक्ट्रॉनिक्स में 41% शेयरों का लॉक इन पीरियड खुलेगा, तो यहाँ पर भी कुछ एक्शन देखने को मिल सकता है। इसके अलावा कुछ और इवेंट्स की बात करें तो अमेरिका में क्रूड ऑयल इन्वेंट्री के आंकड़े आएंगे। पीएम मोदी 5 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनें लॉन्च करेंगे और इसके अलावा बजाज की ट्रायम्फ ये नई बाइक लॉन्च होगी, तो इस पर भी हमारी नजर रहेगी। ये तो बात हमने डिस्कस की ट्रायम्फ वाली, बिल्कुल एचयूएल की आपने अच्छी बात हाईलाइट करी, और ये हमने खैर पहले बहुत डिस्कस किया था। रोहित जावा एमडी एंड सीईओ वो रिज्यूम करेंगे कल से। 27 जून से कई सारा आईपीओ मार्केट में नया एक्शन होगा और देखना होगा, क्योंकि अब तक जो हमने देखा एचयूएल के लिए एक बड़ी पोजीशन है ये एमडी एंड सीईओ की, और वॉच आउट करना होगा। और आज इनफैक्ट कंजम्पशन स्टॉक्स में एचयूएल भी चल तो रहा ही है, और काफ़ी समय से पूरी एफएमसीजी स्पेस, कंजम्पशन एफएमसीजी स्पेस चल रही है। लेकिन दूसरे जो कुछ स्टॉक्स हैं, जी एंटरटेनमेंट, वहाँ पर सैट ने डेफर किया हियरिंग और कल के लिए अपील को। तो जी तो खैर पिछले हफ्ते भी हमने देखा था, वहाँ चाल शुरू हो गई थी। एक बार इस स्टॉक पे व्यू ले लेते हैं। श्रीकांत, क्या व्यू रहेगा जी के स्टॉक पे? बहुत वॉलेटाइल है और बहुत रेटर्स फैंसी काउंटर भी है। या बिल्कुल प्रियंका, इनफैक्ट कई दिनों से और कई हफ्तों से हम देख रहे हैं कि इसमें एक लोअर टॉप लोअर बॉटम की सीरीज बन रही है। सिर्फ बेस्ट पार्ट ये है कि करंट लेवल्स पे जब भी करेक्शन आता है तो 175 या 170 के करीब इसमें अच्छा खासा सपोर्ट मिलता है। तो जो सपोर्ट है वो थोड़े से फ्लैटिश होते जा रहे हैं। स्पाइक जो आ रही है वो स्पाइक में भी थोड़ा थोड़ा सा कंप्रेशन आते जा रहा है। इसका मतलब ये है कि इस बार के आउटकम के बाद ये पर्टिकुलर स्टॉक एक ब्रेकआउट में आ सकता है, और अगर ब्रेकआउट बनता है तो वापस ये 220-225 के लेवल्स दिखा सकता है। बट इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि बिकॉज की ये स्टॉक अंडर इवेंट है तो इसमें स्टॉप लॉस रखना काफी जरूरी होता है। और इस बार के जो लोज बने थे कुछ दिन पहले, या तो पिछले हफ्ते के लोज में पकड़ लेता हूँ, 170 का स्टॉप लॉस रखे और 170 के स्टॉप लॉस के साथ कोई भी लॉन्ग पोजीशंस को ओपन रखे या बनाए। टारगेट्स कम से कम 200 से लेकर 225 के नजर आते हैं। ठीक है, 200 से लेकर 230-32 तक ये शेयर जा सकता है जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज का। इस पर कल भी नज़र रहेगी। सैट में जो हियरिंग है आज वो टल गई है, सिक्योरिटीज़ अपीलेट ट्रिब्यूनल, जहां पर एसएल ग्रुप के चेयरमैन और जी एंटरटेनमेंट के चेयरमैन एमेरिटस सुभाष चंद्र और एमडी एंड सीईओ पुनीत गोयनका, उनको लेकर सुनवाई होनी है। उनकी जो दलील है, दरअसल सेबी ने जो ऑर्डर दिया था उसके खिलाफ ये एसएटी गए थे और आज सुनवाई होनी थी, आज वो टल गई, अब वो कल होगी। इस पर नजर रहेगी। लेकिन बजाज ट्रायम्फ के करार वाली जो बाइक है कल लॉन्च होने वाली है और बजाज ऑटो पर खास तौर से नजर रहने वाली है। अविनाश जी, आपसे जानना चाहेंगे, बजाज ने देखिए कोशिशें पहले भी की है कि इस मार्केट को ना डिस्टर्ब किया जाए। जो मिड मोटरसाइकिल वाली जो सेगमेंट है जिसमें कि डोमिनेंस है आयशर मोटर्स का तमाम बाइक्स के जरिए, तो बजाज पहले भी डोमिनर लेके आए, केटीएम के साथ उन्होंने पार्टनरशिप की, लेकिन कुछ हुआ नहीं। अभी भी 90% से ज्यादा का जो मार्केट शेयर हो आयशर के पास ही है। क्या आपको लगता है कुछ बड़े बदलाव होने वाले हैं, क्योंकि ट्रायम्फ कई अच्छी खासी पैठ है, पहली बार वो इतनी सस्ती बाइक लेकर आने वाले हैं?
नहीं बिल्कुल देखिए मुझे लग रहा है कि जब भी कोई भी मार्केट लीडर के पास 90% मार्केट शेयर होता है तभी कोई नया प्लेयर आके मार्जिनली मार्केट शेयर वहां से बिल्ड करना लगता है। और यही बात बजाज ऑटो के लिए है। देखिए बहुत समय के बाद इन्होंने वापस प्रीमियम बाइक्स में एंट्री की है, प्राइसिंग भी काफ़ी अट्रैक्टिव रखा है और मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं देखिए अगर बाइक वेल एक्सेप्टेड होती है तो बजाज ऑटो को काफ़ी अपसाइड मिलेगा, क्योंकि देखिए इनका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क तो अच्छा है ही, बट इंक्रीमेंटली मुझे लग रहा है कि मार्जिन्स में काफ़ी अच्छा इजाफा होगा, क्योंकि ये सारे बाइक्स काफ़ी अच्छे मार्जिन एक्रेटिव रहेंगे। तो मेरे ख्याल से कल लॉन्च है तो होपफुली आई थिंक ये प्रोडक्ट्स अच्छे चलने चाहिए, क्योंकि अभी तो ट्रेंड सारे प्रोडक्ट कैटेगरीज का लग्जरी की तरफ मुड़ रहा है। हम देख रहे हैं कि लग्जरी सेगमेंट में नॉर्मल जो गुड्स होते हैं उनके मुकाबले में लग्जरी सेगमेंट में ग्रोथ बहुत बढ़िया हो रहा है। तो यही चीज़ हमने ऑटो में देखी है कि अभी छोटी गाड़ियां नहीं बिक रही है, बड़ी गाड़ियां बिक रही है। तो क्लियरली टू व्हीलर स्पेस में भी ये जो स्ट्रेटेजी है मेरे ख्याल से काम में आने चाहिए, लेकिन डिपेंड्स ऑन बेसिकली प्रोडक्ट का कैसे एक्सेप्टेंस होता है, वॉल्यूम ग्रोथ कैसे होता है। मेरे ख्याल से अगले 2 क्वार्टर में आपको ये सारा नंबर्स में देखने को मिलेगा। नंबर्स में दिखेगा। आप बहुत क्विकली जाते आते कुछ BTST ट्रेड्स ले लेते हैं। क्या लेंगे लक्ष्य आप? कैरी फॉरवर्ड ट्रेड्स क्या होंगे आपके? मुझे तो फिलहाल ऑटो में थोड़ा सा बुलिशनेस दिख रही है जो चल सकती है, और बैंक्स में व्यू रिमेन सेम कि अभी थोड़ा सा रेंज बाउंड रहेगा, लेकिन हर बाउंस पे एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी भी मिल रही है। तो मेरा मानना है कि ICICI बैंक और HDFC बैंक वीक रहेंगे सेलिंग साइड में, और ऑटो में मैंने ऑलरेडी बताया है टाटा मोटर्स जो कि अभी भी यहाँ से 2 to 3% का अपसाइड दे सकता है। बजाज ऑटो में मुझे लगता है कि एक छोटा सा डिप मिल सकता है अपने को 4 to 5% का, छोटा नहीं बोलूंगा, फिर भी एक डिप मिल सकता है बिफोर एक अगली रैली आए। तो जो न्यूज है ऑलरेडी शायद प्राइस में थी, तो 4400 तक का एक डिप मुझे लगता है ओवर ए पीरियड ऑफ 1 or 2 वीक्स अगर आता है तो 44 के आसपास, 4400 के आसपास हम इसमें बुलिश पोजीशन बनाने की कोशिश करेंगे। तो अभी फिलहाल थोड़ा सा एक प्रॉफिट बुकिंग काइंड ऑफ स्ट्रक्चर है बजाज में, और टाटा मोटर्स में अपसाइड 2% का करीब करीब दिखता है यहाँ पे। ठीक है, तो बजाज ऑटो इसमें ट्रेड लेने की सलाह है लक्ष्य की तरफ से। लेकिन श्रीकांत जी, आपकी नज़र कहाँ पर है? 4 मिनट का समय रह गया बाजार बंद होने, बताइए क्या ट्रेड करना है BTST के लिहाज से? तो देखिए थोड़े मेटल स्टॉक्स में हमने अच्छी एक्टिविटी देखी है। टाटा स्टील, जिंदल स्टील एंड पावर, JSW स्टील, पिछले हफ्ते इनमें अच्छा खासा करेक्शन भी हुआ था और यहाँ पे हमें लगता है कि जो फंडामेंटली काफी स्ट्रॉन्ग स्टोरी उभर के आ सकती है आने वाले दिनों में या कुछ महीनों में, वहां पे हमें लगता है कि जिंदल स्टील एंड पावर को लॉन्ग करके हम BTST का ट्रेड ले सकते हैं। जो करंट लेवल्स है वो तकरीबन ये ट्रेड कर रहा है अराउंड 568। 560 के स्टॉप लॉस के साथ इसे लॉन्ग करें, 560 के स्टॉप लॉस के साथ JSPL को लॉन्ग करें। टारगेट्स रखिए यहाँ पे 595 के। ठीक है, ऑल राइट। जिंदल स्टील आपको पसंद आ रहा है एज अ BTST, और पावर स्टॉक में कहाँ करंट मिसिंग हो गया लक्ष्य? ये अच्छे स्टॉक चल रहे थे, पावर ग्रिड जैसे स्टॉक्स, NTPC, इनमें स्ट्रीम लूज हो गई बिल्कुल, या फिर मौका है एंटर करने का? जस्ट अ मोमेंट, पावर ग्रिड मुझे ऐसा लगता है कि ऑलरेडी काफी चल चुके हैं, तो यहाँ पे ये कहना कि स्टीम लूज हुई, मुझे लग रहा है कि ये सिर्फ थोड़ा सा एक करेक्शन दे रहे हैं, थोड़ा सा टाइम वाइज करेक्शन भी रहेगा। और मुझे लगता है कि अगर पावर ग्रिड की बात करें तो यहाँ पे 235 के एरिया तक वापस से अगर मिले, और थोड़ा सा 1-2 हफ्ते कंसोलिडेशन जरूरी है, लेकिन स्ट्रक्चर में कोई भी डैमेज नहीं है ओवरऑल। मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में ये स्टॉक अभी भी और चल सकता है। इसमें एक 235-245 के बीच में कंसोलिडेशन चलता है, उसके बाद फिर से हम 270-280 के लेवल देख सकते हैं, लेकिन इसके लिए टाइम लगेगा, 2 से 3 महीने लग सकते हैं। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए अच्छा मौका है। जो नए लोग हैं थोड़ा सा डिप का वेट कर लें। तो आई थिंक सिमिलर स्ट्रक्चर बाकी पावर स्टॉक्स में भी आपको दिखेगा। ठीक है, तो लक्ष्य की नज़र कहाँ पर है ये लक्ष्य ने आपको बता दिया है। 2 मिनट का समय रह गया है और बाजार हम देख रहे हैं कि कम से कम एक सुकून की बात हम ये कह सकते हैं कि आज हफ्ते के पहले दिन हरे निशान में शायद क्लोजिंग दे दें। अब 30-32 अंक ऊपर है इस वक्त निफ्टी, और दिन भर जो दायरा रहा है निफ्टी का वो तकरीबन 70-75 अंकों के आसपास का रहा है। और हम देख रहे हैं कि जो बड़े दिग्गज हैं, जो बाजार को नीचे खींच के जिन्होंने रखा, और वहाँ से थोड़ी सी रिलीफ आई लोअर लेवल से, HDFC बैंक हो या फिर रिलायंस हो, इसके चलते निफ्टी बैंक को हमने हरे निशान में कम से कम जाते हुए देखा। निफ्टी 0.2%, निफ्टी बैंक बहुत ही मामूली तेज़ी के साथ आज हम क्लोजिंग होते देख रहे हैं। फार्मा ने सपोर्ट किया, टाटा कंज्यूमर के साथ साथ कुछ कंजम्पशन शेयर आ गया है, और ऑटो स्टॉक्स में हम देखा कि M&M
मारुति जैसे शेयर बाजार को आज लीड कर रहे थे। बाजार का पूरा हाल, क्लोजिंग कैसे होने जा रही है, ये जानने के लिए चलते हैं अपने सहयोगी मानसी के पास। बिल्कुल, तो हफ्ते की शुरुआत में बाजार ने रेंज के साथ शुरुआत की और 18,700 के लेवल्स को टिकाए रखने की दिन भर कोशिश। अब फाइनल क्लोजिंग जब होगी यही देखना इंपॉर्टेंट होगा कि 18,700 जो कि काफी इंपॉर्टेंट मार्क समझा जा रहा है, इन लेवल्स को तो टिका कर रखता है या नहीं निफ्टी। लेकिन इस वक्त अगर आप देखेंगे निफ्टी के मुकाबले मिड कैप और साथ ही स्मॉल कैप, आज मिड कैप का दिन रहा। मिड कैप में करीब 150 से 200 अंकों की तेजी दिन भर में हमने देखी और मिड कैप में छोटे छोटे पॉकेट्स जैसे कि मिड कैप फार्मा, मिड कैप रियल एस्टेट, मिड कैप ऑटो एंसिलरी, ये सारे के सारे स्पेस ने काफी अच्छा एक्शन दिखाया, जिस पर आगे स्टॉक स्पेसिफिक भी बात हम करेंगे। लेकिन इस वक्त फार्मा हेल्थ केयर की अगर बात करें, सिर्फ मिड कैप में ही नहीं, हैवी वेट्स में भी बड़ी दिग्गज फार्मा कंपनियों ने भी डिफेंसिव्स के तौर पर आज बाजार में जहां एक रेंज में एक्शन था वहां बाजार को संभालने का काम किया। करीब 200 अंकों की मजबूती के साथ निफ्टी फार्मा इंडेक्स इस वक्त क्लोज होता हुआ दिख रहा है और इसमें लॉरस लैब, मेट्रोपोलिस, सिप्ला, ये सारे के सारे स्टॉक्स शामिल रहे जहां पर अच्छा एक्शन हमने देखा। इसके अलावा आज एक सिटी की पॉजिटिव रिपोर्ट आई थी टाटा कंज्यूमर पर। कंजम्पशन स्टॉक्स में लगातार फोकस है और टाटा कंज्यूमर का स्टॉक इस रिपोर्ट के बाद भी पॉजिटिवली रिएक्ट करता हुआ दिखा, तो इस पर भी खास तौर से नजर। करीब 3% की मजबूती के साथ टाटा कंज्यूमर में इस वक्त ट्रेड्स क्लोज होते हुए आप देख पा रहे हैं। सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन इस रेंज बाउंड मार्केट में कौन से स्पेसेस, कौन से स्टॉक्स ने दिया? आईसीआईसीआई बैंक, एमएनएम, इन्फोसिस, मारुति और सिप्ला। तो इस खेमे में भी अगर आप देखेंगे तो ऑटोमोबाइल स्पेस और फार्मा है और साथ ही आईसीआईसीआई बैंक जैसे काउंटर्स है जो कि बाजार को संभालने का काम कर रहे थे। लेकिन इसके ठीक विपरीत हमने देखा रिलायंस, एचडीएफसी बैंक, टीसीएस, श्री सीमेंट पर तो एक खबर थी और उसी का असर था, और एलएनटी जैसे हैवी वेट्स आज बाजार को संभाल नहीं पाए, तो वहां से कमजोरी हाथ लगी। अब सीधा चलते हैं मिड कैप में, जहां पर अच्छा एक्शन था, इंडेक्स भी परफॉर्म कर रहा था। जैसे कि मैंने कहा कि मिड कैप फार्मा, मिड कैप ऑटो एंसिलरी और साथ ही केमिकल्स को भी इसमें ले लीजिए, क्योंकि केमिकल स्टॉक्स में भी आज अच्छा खासा एक्शन देखने को मिला। फार्मा में ग्लैंड फार्मा, मैक्स हेल्थ केयर, लॉरस लैब, औरोबिंदो फार्मा। तो फार्मा, हेल्थ केयर, डायग्नोस्टिक के सारे पॉकेट्स में अच्छी मजबूती के साथ जबरदस्त एक्शन, और मिड कैप में ये पॉकेट है जो कि काफी हद तक एंट्री पॉइंट या अपॉर्चुनिटीज दे रहा है। इसी के साथ साथ हमने देखा ऑटो एंसिलरी की चाल भी, ऑटो स्टॉक्स में भी एक्शन था। टायर स्टॉक, सीएट, जेके टायर, ये सारे स्टॉक्स तो परफॉर्म कर ही रहे थे, लेकिन एंसिलरी में एस्कॉर्ट, टैलब्रोस्ट ऑटो, जेबीएम ऑटो, सोना कोमस्टार, अशोक लेलैंड जैसे काउंटर्स भी थे जहां पर दिन भर मजबूती देखने को मिली। करीब 4-5% तक के मूव इन स्टॉक्स में आज ही के दिन में नजर आए हैं। तो क्लियरली ऑटो एंसिलरी ने भी बाजार को संभालने का काम किया मिड कैप कैटेगरी की अगर बात करें। और अंत में केमिकल प्लेस पर खास नजर होनी चाहिए, क्योंकि सिगाची इंडस्ट्रीज, फिलिप कार्बन, जिसका आजकल हम जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि फिलिप कार्बन ब्लैक स्टॉक जो एक रेंज में रहने के बाद अब परफॉर्म करना शुरू कर रहा है। इन स्टॉक्स में 10 से 11% तक के मूव्स, सिगाची इंडस्ट्रीज को देखेंगे 11% के मूव, पीसीबीएल में करीब 3% की तेजी, महीने भर में काफी अच्छा चल गया है। और इसी के साथ कैमलिन फाइन और वैलिएंट ऑर्गेनिक्स जैसे स्टॉक्स भी थे जो कि मिड कैप में केमिकल प्लेस में काफी अच्छा एक्शन दिखा रहे थे। ऑल इन ऑल मिड कैप, स्मॉल कैप में स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स थे। हैवी वेट इंडेक्स की अगर बात करें, दिन भर एक रेंज में फंसे रहे, लेकिन फाइनल क्लोजिंग जो है 18,700 के नीचे इस वक्त 18,691 टू बी प्रिसाइज निफ्टी पर हो रही है। बैंक निफ्टी में भी उथल पुथल दिन भर देखने को मिली, रेंज बाउंड ट्रेड वहां पर भी था। हमने देखा 62,970 के लेवल्स पर सेंसेक्स इस वक्त क्लोजिंग दिखाते हुए, और बैंक निफ्टी में भी एडवांस डिक्लाइन रेशियोज अगर देखेंगे, एडवांसेस 1200 जिसके सामने 920 डिक्लाइंस है, 43,640 के लेवल पर बैंक निफ्टी इस वक्त क्लोजिंग दिखा रहा है। तो रेंज बाउंड सेशन, लेकिन बाजार ने स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स और मौके कई सारे दिए। मिड कैप, स्मॉल कैप पर लगातार हम कह रहे हैं ब्रॉड इंडेक्सेस पर ध्यान होना चाहिए। क्लोजिंग कॉल्स को हम यहीं समेट रहे हैं। अविनाश, लक्ष्य, श्रीकांत, आपका शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बाजार पर अपनी राय हमारे साथ शेयर करने के लिए। क्लोजिंग कॉल्स में इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला 18 आवर्स स्वदेश पर लगातार जारी है। आप बने रहे। नमस्कार।